लेकिन आप कैसे मुकाबला कर सकते हैं? एक 22 करोड़ के लोगों वाली कंट्री जो है, वो 135 अरब यानी 1 अरब 35 करोड़ वालों से कैसे हम टक्कर ले रहे हैं? और मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर क्यों कंपेयर करते रहते हैं? हमें भारत के सिवा कोई नजर क्यों नहीं आ जाता? हम चले बांग्लादेश से कर लीजिए, नहीं, भारत में ही जाके घुसना है और फिर उसके बाद वहां से मुंह की खा के वापस भी आ जाते हैं। हमें पैसे कितने चाहिए? 1 बिलियन के लिए हम कर रहे हैं ना, 2 बिलियन, 3 बिलियन, 4 बिलियन, 5 बिलियन, कितने चाहिए जरा दिखाएंगे एक्सप्रेस ट्रिब्यून। हमें पैसे चाहिए 36 अरब। 36 बिलियन। जी। भारत इतना बिजी है कि भारत हमारी तरफ देख के, जैसे कहते हैं ना, कि एक नजर भी नहीं डाल रहा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। इंडिया जो है रशिया के साथ खड़ा हुआ है, मतलब पाकिस्तान अगर खामोश बैठा है तो कोई दुनिया मरी जा रही है कि पाकिस्तान हमारे ब्लॉक में आ जाए? वो फैसले कर रहे हैं ना, क्योंकि आप ठुस हो गए हैं कि ये कह रहे हैं कि जहर खाने के पैसे नहीं हैं। तो भाई अगर ये सूरत हाल है तो फिर आपको कोई और रास्ता अख्तियार कर लेना चाहिए। सचमुच किसी से उधार ले लें जहर के पैसे जो हैं। इधर इंडो पैसिफिक का क्या बनेगा? वो उधर सोलोमन आइलैंड पे पहुंचे, चाइना के जो वजीर खारजा हैं वहां बात उनकी बनी नहीं, वो डिफेंस डील नहीं हो सकी, उस पर अमेरिका खुश है। 10,000 रुपए डेडिकेट करने का ऐलान करता हूं जिस वजीर को जहर खाना है। 10,000 में कम से कम पूरी काबीना फारिग कर सकता हूं आज अभी इसी वक्त। किस किस फील्ड में इंडिया आगे गया है, कुछ ना कुछ जो है सीखने की जरूरत। नमस्कार दोस्तों। अब जब कभी भी पाकिस्तान में देखोगे, पाकिस्तानी मीडिया में देखोगे, इंडिया की अगर बात हो रही तो हमेशा एक कंपटीशन चलती रहेगी। सबसे पहले कंपैरिजन चलेगा, उसके बाद कंपटीशन चलेगी और बोलेंगे कि भाई हम यहाँ पर पीछे रह गए, मतलब हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि देखिए, इंडिया 135, 40, 45 करोड़ की पॉपुलेशन वाला कंट्री है। पाकिस्तान 20-22 करोड़ की पॉपुलेशन वाला है। उसके अलावा अगर आप उसकी जीडीपी देखो तो 300 बिलियन के आसपास है और इंडिया की 3.5 पौने 4 या फिर पिछले दिनों 4 की भी न्यूज़ आई थी, 4 ट्रिलियन की है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर आप फोकस करो तो आपको कोई कंपटीशन करने की ज़रूरत है नहीं, या फिर कंपैरिजन करने की भी ज़रूरत है नहीं। उस बड़े कंट्री के साथ अपने अपने रिलेशन सुधार लो तो आपको बहुत बड़े लेवल पर बेनिफिट होगा। जैसे पाकिस्तान में फ़िलहाल बेरोज़गारी, महंगाई बहुत बहुत बड़े मात्रा में है, वो एक हफ्ते में कम हो सकती है। लेकिन अब क्या है कि भाई वो जिहाद का कीड़ा चढ़ा है, तो कि भाई हम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। और इमरान खान जो एक स्टैंडर्ड सेट करके गया है, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अब ये सोचने पर मजबूर नहीं हो पाती कि भाई हम इसको छेड़े, क्योंकि उनको वोट खोने के डर होते हैं कि भाई हमारा वोट कम हो जाएगा। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। बिल्कुल, वो इंडिया की तारीफें कर रहे हैं और अचानक से उन्होंने इंडिया की तारीफें करनी शुरू कर दी है। जब के जाने वाले थे तब भी उन्होंने फॉरेन पॉलिसी की तारीफ की थी। लेकिन यहाँ पर चाहे आप जो मर्जी कहें, एज अ पाकिस्तानी या वॉटेवर, मैं ये नहीं कह पाऊंगी कि वो गलत तारीफ कर रहे हैं। वो बिल्कुल सही तारीफ कर रहे हैं और ये तारीफ उनको उस वक्त ही कर लेनी चाहिए थी जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, और उस वक्त ही उनको ये बात कर लेनी चाहिए थी कि इंडिया ने किस किस फील्ड में इंडिया आगे गया है और कहाँ कहाँ पे उन्होंने अच्छे काम किए हैं। और उस चीज से हमें भी कुछ ना कुछ जो है सीखने की जरूरत थी। ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर किसी के साथ, चाहे वो कोई कंट्री हो या कोई इंडिविजुअल हो, अगर उसके साथ आपकी नहीं बनती लेकिन वो अगर कहीं ना कहीं कुछ अच्छा काम कर रहा है तो आप उसे सीख नहीं सकते। तो ये हमारे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है, ना सिर्फ इमरान खान का बल्कि हमारी हर गवर्नमेंट का, कि वो आते के साथ ही सबसे पहले हमें ये बताना शुरू कर देते हैं और अपने जाने तक बताते रहते हैं कि भारत से हमें बहुत खतरा है और भारत जो है वो हमें किसी वक्त भी जो है वो खाने के लिए बैठा हुआ है। और दूसरी तरफ भारत इतना बिजी है कि भारत हमारी तरफ देख के, जैसे कहते हैं ना, कि एक नजर भी नहीं डाल रहा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। क्योंकि जाहिर है आपने अपने मुल्क की ऐसी हालत कर दी है कि अब किसी को भी पाकिस्तान में कोई खास इंटरेस्ट नहीं रह गया। उन्हें मालूम है कि अगर पाकिस्तान के साथ हमने थोड़ी सी भी हेलो हाई की तो उसका नतीजा यही होगा कि हम उनसे भी कुछ मांगना शुरू कर देंगे कि जी आप हमें भी कुछ दे दीजिए। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इमरान खान जो चीज इस वक्त कह रहे हैं, चाहे वो जैसा मर्जी उन्होंने मुल्क चलाया हो, हमें तो हर एक से जो भी मुल्क के साथ सही नहीं रहेगा हम तो कहेंगे, चाहे वो पीएमएलएन हो, पीपल्स पार्टी हो या पीटीआई हो। लेकिन अगर मेन चीज ये है कि मैंने ये देखा है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है उनके वो इतनी ज्यादा अपने लोगों को जो है फैसिलिटीज देती है कि वो उसके बाद पाकिस्तान, सॉरी, भारत में वो काम करते हैं। वहाँ के जो लोग हैं, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर या जो भी कह लें, वहाँ के आईटी एक्सपर्ट्स, उसके बाद शायद वो बाहर भी जाते हैं बहुत लोग। लेकिन आपको यहाँ पे ही ऐसा माहौल देना पड़ेगा कि आपके लोग यहाँ पे काम करें, ना कि बाहर जा जाके वो जॉब ढूंढे।
तभी मुल्क आगे बढ़ पाएगा। लेकिन वरना तो हमारा वही हाल है कि मतलब हम ना माने, हम कहें नहीं जी हमें तो 12 से टक्कर लेंगी, हम तो बड़े मजबूत हैं, लेकिन आप कैसे मुकाबला कर सकते हैं? एक 22 करोड़ के लोगों वाली कंट्री जो है वो 135 अरब यानी 1 अरब 35 करोड़ वालों से कैसे हम टक्कर ले रहे हैं? और मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर क्यों कंपेयर करते रहते हैं? हमें भारत के सिवा कोई नजर क्यों नहीं आ जाता? हम चले बांग्लादेश से कर लीजिए, नहीं, भारत में ही जाके घुसना है और फिर उसके बाद वहां से मुंह की खा के वापस भी आ जाते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त हालत है, आप अगर रोड पे निकले, अपने घर से बाहर जाएं, ये एसी को बंद कीजिए और थोड़ा सा बाहर निकलिए, धूप खाइए, तो आपको पता चलेगा कि आपके किसी मार्केट में जाए, छोटी या बड़ी, आपको बेशुमार ऐसे लोग नजर आएंगे जो आपसे कुछ ना कुछ मांग रहे होंगे। ये हालत पहले नहीं थी। इस वक्त ये तादाद बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, लोगों की हालत बहुत खराब है। मसला ये कि बहुत सारे इश्यूज हैं। ये इधर इंडो पैसिफिक का क्या बनेगा? वो उधर सोलोमन आइलैंड पे पहुंचे, चाइना के जो वजीर खारजा हैं, वहां बात उनकी बनी नहीं, वो डिफेंस डील नहीं हो सकी, उस पर अमेरिका खुश है। मतलब एक, मैंने कहा ना, पूरी दुनिया बड़े फैसले। अब बात यह है कि ये बात नहीं कि पाकिस्तान कहां देख रहा है, इशू ये है कि आप इस वक्त किसी ब्लॉक, कौन से ब्लॉक्स हैं ना, बहुत सारे ब्लॉक्स बने हुए हैं इस वक्त। एक ब्लॉक बना हुआ है एंटी रशिया ब्लॉक, जिसमें यूरोप के कुछ मुल्क हैं। एक है वो ब्लॉक जो कह रहा है कि हम अमेरिका के जबरदस्त इत्तेहादी हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, बाकी मुल्क, लेकिन रशिया पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हुआवे नहीं हटाएंगे चाइना का। तो वो एक पॉइंट ऑफ स्टैंड से बात करें। इंडिया की जरूरत है अमेरिका को यहाँ पे इंडो पैसिफिक में चाइना के अगेंस्ट, लेकिन इंडिया जो है रशिया के साथ खड़ा हुआ है। तो मतलब ब्लॉक्स, मुख्तलिफ मुल्क ब्लॉक। पाकिस्तानी से कहें ये जो बात है ना, इधर देख रहा है उधर देख रहा है, छोड़ दें पाकिस्तानी। तो पाकिस्तान किस, मतलब पाकिस्तान अगर खामोश बैठा है तो कोई दुनिया मरी जा रही है कि पाकिस्तान हमारे ब्लॉक में आ जाए? वो फैसले कर रहे हैं ना, क्योंकि आप ठुस हो गए हैं, आप तो खामोश बैठे हुए हैं। तो एक ब्लॉक उधर बन रहा है, एक टॉक्स उधर हो रही हैं, एक बातें उधर हो रही हैं, एक उधर मीटिंग्स हो रही हैं, एक उधर एक्टिविटी हो रही है। आपके यहाँ की एक्टिविटी हो क्या रही है मुझे बताएं ना। आप डिवोर्स में जाके, तो डिवोर्स में तो आधी दुनिया बैठी होती है, उनके बिजनेसमैन भी होते हैं डिवोर्स के अंदर। ये इशू ये है कि आप ये, या तो खुद हमने तय कर लिया कि हमने अलग ही रहना है, बस सारी दुनिया जब मर खप जाएगी तो इस अर्थ के ऊपर एक ही मुल्क बचेगा पाकिस्तान, फिर हम सोचेंगे कौन जीत गया भाई, उसके साथ चले जाएंगे। ऐसे नहीं होता। हमें पैसे कितने चाहिए? 1 बिलियन के लिए हम कर रहे हैं ना, 2 बिलियन, 3 बिलियन, 4 बिलियन, 5 बिलियन, कितने चाहिए जरा दिखाएंगे एक्सप्रेस ट्रिब्यून। हमें पैसे चाहिए 36 अरब बिलियन जी, अभी 1 बिलियन नहीं मिल रहा। 36 बिलियन फॉरेन लोन्स हमें चाहिए। ये मिफ्ता इस्माइल साहब की ताजा तरीन उनका एलामिया है। 36 बिलियन मुझे बताएं कहां से लाएंगे? मतलब लोगों को नचोड़ेंगे, कहां से लाएंगे? आईएमएफ से अभी आप बात कर रहे हैं कि 6 से उसको 8 कर दिया जाए। 36 बिलियन आपके अपने कर्जे देने हैं, अपने, इसकी कोई स्ट्रेटेजी है? 36, ये बड़ा आसान सा बयान है ना, एक्सप्रेस ट्रिब्यून की ये फ्रंट पेज है। कंट्री नीड 36 बिलियन इन फॉरेन लोन्स। ओ भाई, इसकी स्ट्रेटेजी क्या है? आप इस वक्त डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है वो लोन पे लेके कर रहे हैं, यानी आप इस वक्त गोली भी खरीद, खौफनाक बात है। इसका मतलब अगर इंडिया हमला करता है और पूरी दुनिया के बैंकर्स आपको लोन लेके बंद कर दें तो आप तो कहेंगे नहीं। सबसे पहले आपको अफसोसनाक खबर दें, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके टांक और मीर अली में ऑपरेशन के दौरान 4 जवान शहीद हो गए। Taliban soldiers were dispatched to the area and Pakistani forces fled the area and left behind equipment. पाकिस्तान पर जनाब पाक फौज को लहूलुहान किया गया है, पाक फौज पर हमला किया गया है। वहाँ पे पाकिस्तान की फौज के ऊपर एक बड़ा हमला हुआ है। न सिर्फ हमला हुआ है बल्कि उसके अंदर पाकिस्तान की फौज का बड़ा जानी नुकसान हुआ है। 4 जवान शहीद हुए हैं। यहाँ पर तालिबान कहते हैं कि हम अपने फौजी और जंगी साजो सामान जो है वो लेकर आ गए, और जंगी साजो सामान और बाकायदा तौर पर लड़ने के नीयत से जब हम यहाँ पर दाखिल हुए तो पाकिस्तानी फौजी जो हैं वो यहाँ से चले गए। अब ये जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ से भाग गए। फॉरेन पॉलिसी डॉलर बेस है, जहां से पैसा आएगा वहां आप उस पर ट्रेंड कर दिया गया। आपके कोई कौमी मुफाद नहीं है, आपकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। तालिबान आ गए हैं और पाकिस्तान की फौज के जो लोग हैं वो भाग गए हैं। अफगानिस्तान के अंदर हमारे दुश्मन, कल एक रिपोर्ट आई थी सीटीडी की जिसमें कहा गया था कि 90% जो पाकिस्तान पर हमले हो रही हैं, खासतौर पे केपीके पर हमले हो रहे हैं, वो अफगानिस्तान से हो रही हैं। भारत हमें कहता है घुस के मारेंगे, भारत अलग से धमकियां दे रहा है।
नमस्कार दोस्तों, अब पाकिस्तान की हालत इतनी ख़राब हो गई है कि भाई इंडिया तो छोड़िए, ईरान तो छोड़िए, तालिबान आकर कूट जाते हैं, तालिबान आकर मार जाते हैं। डूरन लाइन पर जो फेंसिंग की रखी है पाकिस्तान ने, उसको उखाड़ कर वो फेंसिंग भी ले जाते हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाता। और यहाँ पर डिस्कशन ये भी हो रहा है कि जितने भी हथियार परचेज किए जा रहे हैं या फिर जिसका भी मेंटेनेंस हो रहा है, उनके जो पैसे पे किए जा रहे हैं ना, वो सारे उधार लिए हुए हैं। मतलब ज़रा सोचिए कि एक कंट्री की हालत क्या है। देखिए 20-22-25 करोड़ की पॉपुलेशन कम नहीं होती। जापान की पॉपुलेशन तकरीबन 12 करोड़ के आसपास है, लेकिन फिर भी आज वो 3rd या फिर 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है शायद। अब उसके आप जो भी काउंट करो, उनकी मेहनत करो या फिर डिसिप्लिन करो या फिर जो भी करो, वर्ल्ड वॉर 2 में भाई साहब बर्बाद हो गए थे जापान वाले। लेकिन फिर भी अगर आप जब देखो तो उनका एक मुकाम है, उनका एक उन्होंने एक अचीवमेंट है उनकी। लेकिन पता नहीं पाकिस्तान में हमेशा ये चलता रहेगा कि भाई, और देखिए कंपैरिजन इंडिया के साथ करेंगे, तालिबान मार के कूट के चले जाएंगे, यही चलने वाला है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। सच यह है कि इस वक्त इन सारों ने मिलकर इस मुल्क को इस मकाम पे ला के खड़ा कर दिया है कि आप या तो लोगों के कपड़े उतार के बेचेंगे, लोगों के घर गिरवी रखेंगे, लोगों की ज़मीनें और जायदादें गिरवी रखेंगे, या फिर आप उसके बाद जो है कि कहेंगे कि बिस्मिल्लाह। क्योंकि जाहिर बात है अगला मरहला ये होना है कि आप देखिए, आप इस वक्त डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है वो लोन पे लेके कर रहे हैं। यानी आप इस वक्त गोली भी खरीद, खौफनाक बात है। इसका मतलब अगर इंडिया हमला करता है और पूरी दुनिया के बैंकर्स आपको लोन लेके बंद कर दें तो आप तो कहेंगे नहीं। वो कहते हैं भाईजान हमारा पैसा पहले पे करो और फिर इस वक्त जो हमारे पास खबर है वो पाकिस्तान का जो बॉर्डर का इलाका अफगानिस्तान के साथ लगता है, शिमाली वज़ीरिस्तान का, वहाँ से हमारे पास खबर है। और वहाँ पे पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर एक बड़ा हमला हुआ है। न सिर्फ हमला हुआ है बल्कि उसके अंदर पाकिस्तान की फ़ौज का बड़ा जानी नुकसान हुआ है। 4 जवान शहीद हुए हैं, इस बारे में मैंने आपको बताना है। और इसके अलावा रात गए कोयटा के अंदर भी एक धमाका हुआ है, उसमें भी बहुत सारे लोगों की जान गई है और काफ़ी ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं। ये क्या इस ख़तरनाक खेल है जो बाढ़ रोकने की आड़ में खेला जा रहा। अब इस चीज़ को लेके वहाँ गड़बड़ तो हो रही है और एक जो नया मौक़िफ़ सामने आया है वो बड़ा ख़तरनाक है। और मौक़िफ़ ये है जी कि पाकिस्तान सिर्फ ड्यूरेंट लाइन के ऊपर फेंसिंग नहीं कर रहा, बल्कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान की सरहद के अंदर घुस के उसके बहुत सारे इलाकों को अपने इलाकों के अंदर शामिल कर रहा है। और ये जो है ड्यूरेंट लाइन से आगे की बात है जिस वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। और फिर वहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरा का पूरा एक एजेंडे उनके पास है, वो नफ़रत आमेज़ जो सामान है और जो कंटेंट है उसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे वो कह रहे हैं जी देखो, अब वही लोग तालिबान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए कह रहे हैं देखो जी तालिबान आ गए हैं और पाकिस्तान की फ़ौज के जो लोग हैं वो भाग गए हैं। और फिर इस किस्म की जो ख़बरें हैं, ये जो फेंसिंग वाला मामला है और फिर निमरोज़ सूबे वाला कि निमरोज़ के अंदर पाकिस्तान की फ़ौज को रोका गया है, उसको कुछ अफ़गानिस्तान के जो मीडिया के हल्के हैं वो भी रिपोर्ट कर रहे हैं। जिसकी मिसाल मैं आपको पजहोक जो उनकी न्यूज़ एजेंसी है उसके मुतालिक देना चाहता हूँ कि उन्होंने भी इस बारे में कहा है जी, एक वेल प्लेस्ड जो उनका सिक्योरिटी सोर्स है उसने ये बताया है कि पाकिस्तान को निमरोज़ सूबे के अंदर भी रोक दिया गया। आप पहले ये देखें, तालिबान ऑफिशियल्स टेल मी Pakistani forces wanted to do fencing in Char Borjak district, Nimroz province in western Afghanistan. Taliban soldiers were dispatched to the area and Pakistani forces fled the area and left behind equipments. ये एक बहुत बड़ा दावा है कि निमरोज सूबे के बरजाक जिले के अंदर पाकिस्तान की फोर्सेस जो हैं वो वहां पर फेंसिंग करने आए। जाहिर बात है फेंसिंग में सारे फौजी तो नहीं होते, हमारे पास इंजीनियर्स होते हैं, हमारे पास वहां पर लगाने वाले उसे तमाम तर चीजें होती हैं। और ये एक कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, ये कोई जंग का प्रोजेक्ट तो है नहीं। अच्छा, यहां पर जैसे ही ये लगाना शुरू हुआ, ये चौथा सूबा बोले जा रहा है जहां पर तालिबान कहते हैं कि हम अपने फौजी और जंगी साजो सामान जो है वो लेकर आ गए और जंगी साजो सामान और बाकायदा तौर पर लड़ने के नीयत से जब हम यहां पर दाखिल हुए तो पाकिस्तानी फौजी जो हैं वो यहां से चले गए। अब ये जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि यहां से भाग गए। अब वो तामुल का मुजाहिरा कर रहे हैं या क्या हो रहा है, इस हवाले से बात करने से पहले आप जरा ये इनका जो क्लिप है जो इन्होंने 30 सेकंड का एक क्लिप जारी किया है वो देखें, फिर मैं और भी न्यूज एजेंसी जिसे कैसे रिपोर्ट कर रही हैं वो डिटेल्स भी आपके सामने रखता हूं।
ये बड़े पैमाने पर इनकी नफरी यहां पर देख सकते हैं और बाढ़ का सामान और उस हवाले से तस्वीर और तालिबान ऑफिशियल्स की तरफ से क्या कंफर्मेशन आ रही हैं। आप एक और खबर भी देख लें, तालिबान सोल्जर्स डिस्पैच्ड इन बिगर नंबर्स एंड आर ऑन अ स्टेट ऑफ हाई अलर्ट। तालिबान ऑफिशियल्स टेल मी, ये यानी कि इन्हें कंफर्म किया है कि वहां पर बाढ़ का सामान जो पाकिस्तान छोड़ के गया है, वहां पर बड़े पैमाने पर तालिबान अपने फौजी भेज रहे हैं और वो हाई अलर्ट पर हैं, रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। अफगानिस्तान के अंदर हमारे दुश्मन, कल एक रिपोर्ट आई थी सीटीडी की जिसमें कहा गया था कि 90% जो पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं, खासतौर पे केपीके पर हमले हो रहे हैं, वो अफगानिस्तान से हो रहे हैं। भारत हमें कहता है घुस के मारेंगे, भारत अलग से धमकियां दे रहा है, फिर मुल्क के अंदर आपका टीटीपी के साथ एक एग्रीमेंट हुआ था, सीज फायर हुआ था, वो सीज फायर टूट गया। बीएलए बलोचिस्तान की आज़ादी चाहती है, वो हमला करती है एफसी पर, सिविलियंस पर और पाक फौज पर कि हमें बलोचिस्तान के अंदर आज़ादी चाहिए। अफगान तालिबान के साथ एक अलग हमारा मसला है, यानी हमारा मसला नहीं है, तालिबान के अंदर दो धड़े हैं। एक धड़ा शर पसंद है जो ये कहते हैं ना कि जो पपेट होती हैं, पपेट जो मौके की मुनासबत देखते हुए आप में शामिल हो जाते हैं और आपका वो नाम बदनाम करते हैं। वो पाकिस्तान को धमकियां दे रही हैं, वो पाकिस्तान पर फायरिंग करते हैं, वो अपनी सरजमीन अलाउ करते हैं दुश्मनों को कि आप पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौजों पर हमला करें। तो आज पाकिस्तान पर जनाब पाक फौज को लहूलुहान किया गया है, पाक फौज पर हमला किया गया है। इस हवाले से भी मैं बात करता हूं, खबर आपके सामने रखता हूं। इससे पहले कल जो 9:40 पर, कल रात 9:40 पर क्वेटा के अंदर एक ब्लास्ट होता है, उसके अंदर भी मुतअद्दिद हलाकतें हुई। शुमाली वजीरिस्तान दहशतगर्दों के साथ फायरिंग का तबादला, 4 जवान शहीद। कि भारतीय रवैया यकीनन तारीख में इस हद तक एग्रेसिव नहीं रहा जितना कि आज है कि भारत जो है वो किसी भी किस्म की कोई हरकत कर सकता है, कोई ग्राउंड गेन कर। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में डिस्कस हो रहा है कि भाई मान लीजिए कि मतलब 2014 के बाद तो इंडिया की जो पॉलिसी है वो बहुत ही अग्रेसिव हो चुकी है। देखिए पहले इंडिया के ऊपर हमला होता था, इंडिया बस मुंबई जैसा हमला होता था, फिर भी इंडिया कुछ नहीं करता था, दिखाने के लिए होता था कि भाई मूवमेंट हो रही है, लेकिन कुछ नहीं किया हमने, मनमोहन सिंह ने कुछ नहीं किया। लेकिन जब 2 बार हुआ तो 2 बार हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, और वो भी कश्मीर में। देखिए एक चीज़ नोट कीजिए कि इंडिया के अदर पार्ट्स में नहीं, इंडिया के कश्मीर में। तो यहाँ पर बात हो रही है कि मान लीजिए इंडिया इतना अग्रेसिव चल रहा है और उसको यूएनएससी की परमानेंट सीट मिल गई, ठीक है, तो फिर बहुत लेने के देने पड़ जाएंगे पाकिस्तान को। क्योंकि देखिए अभी फ़िलहाल 5 कंट्री के पास सीट है और उसमें चाइना उसको सपोर्ट कर देता है, लेकिन बाकी के 4 कंट्रीज है उसमें से 2-3 कंट्री के सपोर्ट इंडिया को मिल जाते हैं। लेकिन मान लीजिए इंडिया खुद उस सीट पर विराजमान हो गया तो फिर पाकिस्तान की क्या हालत होगी। और देखिए पाकिस्तान के साथ साथ चाइना को भी यहाँ पर झटका लगेगा कि जिस पावर के ज़रिए हम इंडिया को कंट्रोल करने की ट्राई करते थे, आज वही पावर इंडिया के पास भी आ चुका है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। फरवरी 2019 में बालाकोट हमले के बाद हमने देखा कि मुतवातिर भारतीय जाराना अज़ाइम में इजाफा होता चला गया, जो ताहाल किसी सूरत भी जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। और उसके साथ साथ अभी जो रीसेंट डेवलपमेंट है वो ये कि भारत जो है वो उसने दरख्वास्त दी है और बहुत ज़्यादा कभी इम्कानात हैं इस बात के कि भारत को जो है अक़वाम मुत्तहिदा का गैर मुस्तकिल मेंबर के तौर पे जो है सिक्योरिटी काउंसिल का जो है 17 तारीख को होने वाले इलेक्शन में उसको इलेक्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद यकीनन भारतीय पावर्स जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी उरूज पे पहुंच जाएंगे। और उसके साथ साथ भारतीय अज़ाइम जो है उसमें भी जो है वो कुछ नहीं कहा जा सकता कि किसी भी किस्म की कोई नफ़ी होगी। इन तमाम हालात में कि जबकि दुनिया 1 साल से ज़ायद अरसे से इस तमाम तर सूरत हाल को देख रही है, ना सिर्फ बालाकोट हमला बल्कि उसके बाद जो है वो कश्मीर में आर्टिकल 370 का रिवोक होना, इसको दुनिया नज़रअंदाज करते हुए कैसे भारत जैसे मुल्क को जो इस वक्त इंतहा पसंदी की उरूज पर है उसको जो है वो एक मेंबर की हैसियत से सिक्योरिटी काउंसिल में लाना चाह रही है। और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये आज के मौजूदा हालात में भारत इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंटली, जहां दुनिया कोविड-19 से निपटने में लगी हुई है, इसी तमाम दौरान भारतीय जारियत जो है वो मुसलसल जारी है। और जिस किस्म के अज़ाइम का जिक्र किया जा रहा है यकीनन वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। उसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो इकॉनमी की जो सूरत हाल की, अगर मौजूदा इकनॉमिकल सूरत हाल भारत की ख़राब है यकीनन, लेकिन मुस्तकबिल के जो दावे किए जा रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार की जानिब से वो
बहुत ज़्यादा जो है वो होपफुल हैं कि मुस्तकबिल 2024 में $5 ट्रिलियन की जो है GDP के दावे किए जा रहे हैं। तो ये तमाम क्या सूरत हाल बनती है, ये जो इस्तेमारी या इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट या इंटरनेशनल पावर्स जो है क्यों ये तमाम तर हालात को इग्नोर करते हुए भारत को इस मेंबरशिप देने पर जो है वो रजामंद होती जा रही हैं। इसके साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा में गैर मुस्तकिल अरकान के तौर पे भारत का 17 तारीख को होने वाले इलेक्शन में इलेक्ट होने के बाद क्या सूरत हाल बनेगी। भारतीय रवैया यकीनन तारीख में इस हद तक एग्रेसिव नहीं रहा जितना कि आज है। मुनीर अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीर साहब, क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस तमाम तर रवैये के बाद भारत का 2 साल के लिए इलेक्ट होना गैर मुस्तकिल अरकान के तौर पे, उसके बाद जो खित्ते की सूरत हाल है उसमें किस हद तक तब्दीली मुतवक्का है? ये देखें, सिक्योरिटी काउंसिल में हिंदुस्तान अभी नॉन परमानेंट मेंबर की हैसियत से आएगा, तो उसका वीटो तो नहीं होगा, पर ये जरूरी है कि हमारे लिए वो मुश्किलात वहाँ पेश करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ज़ामिन है दुनिया में अमन की, तो इस सर्कमस्टांशियल बुनियादों पे चीज़ों को नहीं देखा जाएगा कि एक मुल्क जो है, एक रियासत जो है वो मुसलसल जो है वो जारियत में मुलव्वस है, मुसलसल जो है वो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ जो है उसके इल्ज़ामात हैं उस पर, उसके बावजूद जो है वो ये मेंबरशिप देना जो यकीन ना सिर्फ खित्ते के लिए बल्कि दुनिया के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकती है। हाँ जी, देखें, जो इंटरस्टेट रिलेशंस होती हैं उसमें अब हर मुल्क जो है वो अपना नेशनल इंटरेस्ट देखता है, मोरालिटी उसमें ज़्यादा काम नहीं करती है। अब हिंदुस्तान की ताल्लुकात बड़ी ताकत है, और हिंदुस्तान के ताल्लुकात, ये छोटे छोटे मुल्क हैं, उन्होंने बहुत सारा असिस्टेंस दिया हुआ है, कोऑपरेशन किया हुआ है, उनकी डिप्लोमेसी बड़ी एक्टिव है अफ्रीका में, पिक आइलैंड्स में, बहुत तरफ। तो उनको इस वजह से उनको सपोर्ट मिलती है और एंडोर्समेंट मिलती है, और जो हमारी मुश्किलात हैं वो यही हैं कि एक बड़ी ताकत के खिलाफ हम मुखालफत करते हैं। जी देखें, इसका इस वक्त बहुत देर हो गई है, अब इसका मुखालफत करने के लिए तो किसी और को खड़ा करना पड़ेगा ना, कि कोई और मुल्क आए उनको अपोज करे। तो अभी तो कोई एशिया से कोई खड़े होने के लिए तैयार नहीं है उनके खिलाफ। तो आप समझते हैं अनअपोज्ड हैं, तो उनको वोट तो मिल जाएंगे, कुछ वोट कम हो जाएंगे हमारी कंप्लेंट्स की वजह से, पर मेरे ख्याल में वो उनको वोट मिल जाएंगे और वो इलेक्ट हो जाएंगे क्योंकि अनअपोज्ड हैं। शहजाद चौधरी साहब, जनाब, ये जो मौजूदा सूरत हाल बनती नज़र आ रही है, जिस तरीके से भारत इस इलेक्ट होने के बाद एम्पावर होगा, तो उसके बाद खित्ते की सूरत हाल में क्या तब्दीली देख रहे हैं? क्योंकि एक एग्रेसिव मूड है भारत का जो हम मुसलसल देख रहे हैं कि जिसमें किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं आ रही है, और आलमी रद्द अमल जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि जो इसके तदारुक के लिए कोई काम कर सके। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान और भारत के मामलात और इस खत्ते में जो टेंशन है वो तो अपनी जगह पर एक हकीकत है, और इसका अभी एहतमाम नहीं है, आगाज है। देखिए किस तरफ को जाके मामला बैठता है। इस वक्त तो भारत और चीन आपस में उलझे हुए हैं, और ख्याल यही किया जाता है कि एक दफा भारत जब चीन से मामला अपना सुलझा लेगा तो शायद उसका फिर किसी किस्म का और पाकिस्तान के बारे में रवैया और जारहाना हो सकता है। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान का वक्त है, और पाकिस्तान न सिर्फ अंदरूनी तौर पर कोरोना के खिलाफ लड़ रहा है, बल्कि बैरूनी तौर पर भारत का भी मुकाबला कर रहा है, और भारत की जो शातराना चालें हैं उसको भी फेस ऑफ कर रहा है। ये तो एक हकीकत हो गई, ये तो हमें फेस ऑफ करना है एज ए नेशन। देखिए, जो आप सवालात पूछ रहे थे मुनीर अकरम साहब से, और जिस तरह उन्होंने बताया आपको कि ये जो यूएनओ के अंदर उनकी जो प्रेजेंस है वो बेशक इस वक्त एक ऐसे वक्त में आई है जबकि उसके अपने प्लान्स बड़े एग्रेसिव है, और वो कुछ सोच रखता है कि वो पाकिस्तान का जो इलाका है, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान वगैरह, वहाँ पे कुछ छेड़खानी करे किसी तरीके से, और शायद उसके लिए उसको कहीं ना कहीं पे कुछ सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर होने की वजह से कुछ सपोर्ट हासिल हो जाए, इस तरीके से कि वो मामला को डिले कर सके। अगर पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल में जाता है तो वो जो एजेंडा सेटिंग है उसके अंदर उसका एक रोल एज ए नॉन परमानेंट मेंबर हो सकता है, वोटिंग होती है। और मगर इसका ये मतलब नहीं है कि अकेला भारत ही वहाँ पर इफेक्टिव है। 5 परमानेंट मेंबरान है, उनमें चीन भी शामिल है। उसके बाद बाकी 9 मेंबरान है भारत के अलावा जो कि नॉन परमानेंट है। पाकिस्तान अपने फिर जो अपनी डिप्लोमेसी है वो 9 ममालिक में से
लोगों के साथ लेके जाएगा। फिर खुदा न खास्ता अगर मामला बहुत गंभीर हो जाते हैं और एक ऐसी सिक्योरिटी सिचुएशन राइज हो जाती है जो कि इस खत्ते के लिए खतरे का बायस है, तो न्यूक्लियर मुल्कों के दरमियान में, तो फिर बाहर से अक़वाम मुत्तहिदा भी सीज्ड होती है उसका, वो उस तरीके से उसको किसी एक मुल्क की चाह पे मंशा पे उसको रद्द नहीं कर सकता। डिप्लोमेसी का जिस तरीके से नहीं अपना महीर साहब बता रहे हैं, हमारा एक इम्तिहान तो आएगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान के तमाम कार्ड्स खत्म हो गए। मास्टर साहब, लेकिन आज के मौजूदा हालात जो हैं बिलखुसूस पाकिस्तान में मुसलसल वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर ख़ारजा की जानिब से मुसलसल ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि भारत जो है वो किसी भी किस्म की कोई हरकत कर सकता है, कोई ग्राउंड गेन कर सकता है। ग्राउंड गेन करने का तो मुझे नहीं पता, हरकत कर सकता है और उस हरकत का खमियाजा उसको भुगतना पड़ेगा उसी तरीके से जिस तरीके से कि पिछले साल इसका एक मुजाहरा छोटा सा हुआ। तो बदकिस्मती होगी हम सब की, भारत की भी, पाकिस्तान की भी। इस वक्त ये दुनिया के बहुत ज्यादा तादाद वाले आबादी वाले मुल्क हैं, दोनों मुल्क और न्यूक्लियर मुल्क हैं, और इस वक्त कोरोना के खिलाफ नबर्द आजमा है। और अगर अलबत्ता ये सब काम मुल्कों को करने पड़ते हैं और कौमों को झेलने पड़ते हैं, हम उसको बर्दाश्त करेंगे और हम उसका मुकाबला करेंगे। लेकिन इसकी वजह से कि वो मेंबर बन गया है सिक्योरिटी काउंसिल का, ये नहीं कि पाकिस्तान के ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं या पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ जाती हैं, ऐसा हरगिज नहीं है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान अभी भी डिप्लोमेटिकली अपने कार्ड्स बहुत बेहतर प्ले करके अपनी पोजीशन को बेहतर कर सकता है। या बाकी सब जो ताकतें हैं, जो जिन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट्स भी नहीं किए हैं, वो सब इनसे कह रहे हैं कि देखें जंग ना करें आप, ये जंग छिड़ जाएगी तो बहुत बुरा होगा सबके लिए, और आप किस तरह से इस मसले को हल करें। तो वो प्रेशर हिंदुस्तान पर तो है, पर हिंदुस्तान की ऑब्जेक्टिव, ये जो हुकूमत है इस वक्त हिंदुस्तान में, ये बड़े रेकलेस लोग हैं और आइडियोलॉजिकल लोग हैं, तो इनको रोकने से हमें पूरा इत्मीनान नहीं है कि ये रुकेंगे। आज भी उन्हीं साहब का एक कॉलम छपा है और छपा किस अखबार में है? द प्रिंट में। द प्रिंट वो अखबार है जो सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ लिखता है, भारत का अखबार है। इससे ज्यादा ओपन क्या होगा कि दुश्मन के मोर्चे से बैठकर अपनी फौज के ऊपर अटैक कर एक स्टैंड ऑफ हो गया है, सफबंदी हो गई है पाकिस्तान के मीडिया और पाकिस्तान की फौज में। जो मुझे खतरा है कि ये जो एक थ्रेट आई है कि मैं और भी बताऊंगा, अब फ्री फॉर ऑल है यार, हम मजाक उड़ा रहे हैं और वो जो साथ बैठा है हिंदुस्तान के अंदर वो आपका मजे ले रहा है, वो आपके मजे ले रहा है और सोशल मीडिया पे हमारी बैंड बजा रहा है यार। आज हामिद मीर को पूरे पाकिस्तान में कोई अखबार नहीं मिला कॉलम लिखने के लिए, पूरी दुनिया में कोई अखबार नहीं मिला, द प्रिंट में कॉलम लिखा कि ये हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की इज्जत है। पर मैं ये नहीं कह सकता, देखिए हामिद मीर को मैं डरपोक नहीं बोलूंगा, पहली चीज ये, क्योंकि वो डरता नहीं, आदमी बेखौफ है। भारत में हमने कभी नहीं सुना कि फौज ने कोई ऐसी हरकत। नमस्कार दोस्तों, अब देखिए पाकिस्तान के अंदर कुछ भी कर ले, कुछ भी हो जाए, पाकिस्तानी आर्मी कुछ भी यहाँ पर नंगे नाच कर ले, बलूचिस्तान के लोगों को, बलोचों को उठा ले, सालों तक उसको रिटर्न ना करे, ये भी ना बताए कि हमने उसको मार दिया है या फिर हमारे पास वो भाई साहब है या फिर कुछ नहीं, लेकिन फिर भी कोई भी पत्रकार यहाँ पर पाकिस्तानी मीडिया के खिलाफ बोलने की जरूरत नहीं कर सकता। अब आप सोचेंगे भाई इंडिया में भी तो आर्मी के खिलाफ कुछ नहीं होता, लेकिन देखिए इंडिया के अंदर आर्मी स्टेक होल्डर नहीं होती जब तक इंडिया के अंदर इंडियन जो आर्मी है वो रेगुलर एक्टिविटीज़ में स्टेक होल्डर नहीं होती, जब तक डायरेक्टली वॉर जैसी सिचुएशन ना हो जाए। मतलब आप रेगुलर देखेंगे ही नहीं कि इंडियन आर्मी का कोई डिस्कशन हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में सर्वेसर्वा अगर आप देखो तो पाकिस्तानी आर्मी ही है, और इतनी पाबंदी लगाई गई है पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर कि भाई आप आर्मी के खिलाफ कुछ नेगेटिव नहीं बोल सकते, इवन जो सही चीज़ है वो भी आप नोट नहीं कर सकते या फिर नहीं एक्सप्लेन कर सकते, वो न्यूज़ ही गायब हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हामिद मीर कई बार बोलता रहता है, उस पर भी हमले हो चुके हैं, और यहाँ पर इंडियन मीडिया के अंदर एक हामिद मीर की एक रिपोर्ट छपी थी और उसी के बारे में डिस्कस हो रहा है कि कैसे पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ यहाँ पर बोला जा रहा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। सहाफ़ियों के मामलात के ऊपर एक आग लगी है इस मुल्क में। सहाफ़ी को 3 लोग मारते हैं और कुछ सहाफ़ी खड़े होकर कहते हैं जी ISI वालों ने मारा, उसके बाद पाकिस्तान की ISI के ऊपर पर्चा भी करवाने के लिए पहुँच जाते हैं, और फिर मुल्क की कौमी सलामती के इदारों को गालियाँ देते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, बहुत गंदे अल्फाज का चुनाव करते हैं, और लगातार ये सिलसिला जारी है। आज भी उन्हीं साहब का एक कॉलम छपा है और छपा किस अखबार में है? द प्रिंट में। द प्रिंट वो अखबार है जो सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ लिखता है, भारत का अखबार है, शेखर गुप्ता का, वो इसके एडिटर इन चीफ हैं, 2017 में उन्होंने शुरू किया था।
और इस अखबार के अंदर कॉलम लिखा, पूरी दुनिया में कोई और अखबार ही नहीं मिला, तो उस अखबार में कॉलम लिखा जो अखबार पाकिस्तान को और पाकिस्तान के इदारों को लताड़ने के लिए पूरी दुनिया में मकबूल है। और जितने लोग पाकिस्तान से भागकर बाहर जाते हैं ना, जो रियासत पाकिस्तान या पाकिस्तान के रियासती इदारों के साथ एक जंग की कैफियत में है, वो सारे लोग इसी अखबार में कॉलम लिखते हैं। हुसैन हक्कानी का कॉलम इसी अखबार में, अब मारवी सरमद इसी अखबार में, अब एक तकी साहब हैं वो भी इसी, ताहा सिद्दीकी इसी अखबार के अंदर, फिर जो रेहाम खान वो भी इसी अखबार के अंदर लिखती हैं, फिर गुल बुखारी इसी अखबार के अंदर लिखती हैं। तो और बहुत सारे नाम हैं जो इस अखबार के अंदर लिखते हैं पाकिस्तानी, और ये सारे वो पाकिस्तानी हैं जो भागे दौड़े हुए हैं और जो पाकिस्तान के इदारों से या रियासत पाकिस्तान के साथ एक लड़ाई की कैफियत में है। ये एक इंडियन अखबार है द प्रिंट, उसने लिखा कि एक स्टैंड ऑफ हो गया है, सफबंदी हो गई है पाकिस्तान के मीडिया और पाकिस्तान की फ़ौज में। पाकिस्तान के सारे सहाफ़ी एक तरफ, फ़ौज एक तरफ। ये इंडिया इसको प्रोजेक्ट कर रहा है और पूरी दुनिया के सामने कर रहा है, और दुनिया इसी तरह उसी ऐनक से पाकिस्तान को देखना चाहती है जो ऐनक इंडिया से बन रही है। हमारे यहाँ पे इस लड़ाई का बहुत फ़ायदा उनको हो रहा है। पाकिस्तान के सहाफ़ियों को इस वक्त क्या करना चाहिए सर? देखें, ये जो सिचुएशन जो हमने देखी है अभी सोशल मीडिया के ऊपर, ये बड़ी डिप्लोरेबल है और बड़ी अफसोसनाक है कि जिसकी वजह से हम कायम हैं आप उनको हिट कर रहे हो। दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल। मैं तो नाम लेता हूं, हामिद मीर को नहीं चाहिए था ये काम करना। अब बात आती है कि कोई पर्सनालिटी किसी के मुतालिक अगर तुम कर रहे हो, यार मेरे तो टांगे नीचे से निकल गई, मैं बीवी का ये हो जाएगा, मेरी टांगे खुदा की कसम निकल गई कि यार हम अपने जनरल्स की ये इज्जत करते हैं। और फिर एक लफ्ज इस्तेमाल किया जनरल मुशर्रफ के मुतालिक, हाउ डेयर एनीबडी स्पीक अबाउट द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ विद द सर्विंग और प्रीवियस वंस, कि इस तरह की बात करते हो तुम हमारे चीज को। आप क्या मैसेज दे रहे हो जवान्स को, आप क्या मैसेज दे रहे हो एक आर्म सोल्जर को कि ये हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की इज्जत है? हम क्या करते हैं, हर कोई प्राइम मिनिस्टर पुराना हो उसकी मां बहन कर देते हैं, कोई सर्विंग हो उसकी मां बहन कर देते हैं, कभी जजेस की मां बहन कर देते हैं। यार क्या कर रहे हैं हम अपने जो आपके जो डिस्टिंग्विश्ड जजेस हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स हैं, करंट प्राइम मिनिस्टर्स हैं, व्हाट आर वी डूइंग विद दिस कंट्री? हम फ्री फॉर ऑल है यार, हम मजाक उड़ा रहे हैं और वो जो साथ बैठा है हिंदुस्तान के अंदर वो आपका मजे ले रहा है, वो आपके मजे ले रहा है, और आज सोशल मीडिया पर हमारी बहन को जा रहा है। यार आज हामिद मीर को पूरे पाकिस्तान में कोई अखबार नहीं मिला कॉलम लिखने के लिए, पूरी दुनिया में कोई अखबार नहीं मिला। द प्रिंट में कॉलम लिखा जो लगातार लिखता ही पाकिस्तान के खिलाफ है, रियासत और फौज के खिलाफ लिखता है, उसका रिकॉर्ड है कि वो फौज के खिलाफ लिखता है, तो सिर्फ इसी में कॉलम लिखना था। व्हाट काइंड ऑफ एक्शन? इससे ज्यादा ओपन क्या होगा कि दुश्मन के मोर्चे से बैठकर अपनी फौज के ऊपर अटैक कर। देखें, मैं आजकल के दौर में 5th जनरेशन जो वॉरफेयर चल रहा है, इसमें मोर्चा किसको कहते हैं? प्रोपेगेंडा टूल को। इसमें मोर्चा कहते हैं द प्रिंट को। हम यहाँ मोर्चा हम भी एक मोर्चे में बैठे हुए हैं, यहां से हम दुश्मन को जो खतरा है कि ये जो एक थ्रेट आई है कि मैं और भी बताऊंगा, हाँ। ये तो एक ओपनिंग है, और आप क्या बताएंगे? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यहां तो मेरे आर्मी चीफ की और आर्मी की रेपुटेशन इज एट स्टेक। तो अगर आपने बोतल और कोई खोलनी है और लोगों को बताना है, ये गैर मुल्की एजेंडा है, इसके पीछे हुसैन हक्कानी निकलेगा, CIA निकलेगी और चैलेंज है राह निकलेगी। एक शख्स ने 15 दिन पहले कहा था कि मैं बहुत बड़ा खड़ाक करने लगा हूं। अच्छा, बहुत बड़ा खड़ाक करने लगा हूं। उसके बाद ये मार कुटाई और सारे वाकयात। 3 दिन बाद कुछ सहाफियों की मीटिंग हुई। ये चंद सहाफी हैं, इनका अपना मौका है, मैं जान के किसी का नाम नहीं ले रहा क्योंकि मुझे इनके नाम भी लेने पड़े। जनरल साहब एक चीज, जनरल साहब देखें, ये अगर आप 5th जनरेशन वॉर की बात है तो यहाँ पे तो हथियार फिर यही है ना, प्रोपेगेंडा एक हथियार है, उसकी बम्बारमेंट होती है। अब आज का ही मैं आपको मिसाल दे रहा हूं कि द प्रिंट को इस्तेमाल कर रहे हैं इस मकसद के लिए, और द प्रिंट आप जानते हैं क्या है और कहां से चलता है और उसका एजेंडा क्या है। सर ये क्या चल रहा है? 7 फोरम वाले जो हैं, हुसैन हक्कानी साहब और उनके सारे साथी, वो सारे इस पे लिखते हैं द प्रिंट के ऊपर। इमरान, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। जैसे अभी मेरे दोनों साथी कॉलीग्स जो बात कर रहे हैं, दोस्त, बात ये नहीं है, बात ये है कि आज़ादी सहाफत किसी भी सोसाइटी में एक मिरर किसी होती है जो फैक्ट को फैक्ट दिखाती है। पाकिस्तान में फौज के ही इदारे ज़्यादातर इस तरह की हरकतें करते हैं। भारत में हमने कभी नहीं सुना कि फ़ौज ने कोई ऐसी हरकत की हो। भारत में हम देखते हैं बहुत सारे जर्नलिस्ट सुबह शाम ट्विटर पे बैठे हुए और यूट्यूब पे, अपने टीवी चैनलों पे
आज की भारतीय सरकार को बुरा भला कहते हैं और वो ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन करते हैं और कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। हामिद मीर को बात करने का हक है। पर मैं ये नहीं कह सकता, देखिए हामिद मीर को मैं डरपोक नहीं बोलूंगा, पहली चीज ये, क्योंकि वो डरता नहीं, आदमी बेखौफ है। पाकिस्तान में बीच में शहर के खड़े होके फौज का नाम लेना कि हामिद मीर सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, मेरा ये मौकिफ है कि दैट इज एन एक्ट ऑफ डिफायंस। वो बहुत बड़ी बात है, वहां पे खड़े होकर फौज के खिलाफ बोलना, बहुत गुर्दा चाहिए। भारत के अंदर अरबपति अफराद की तादाद में इजाफा हुआ है और ये तादाद 102 से बढ़कर 142 हो गई है। गोया नए 40 अरबपति इजाफा हुआ है भारत के अंदर। भारत में जितने अरबपति हैं उनकी तादाद फ्रांस, स्वीडन और स्विट्जरलैंड के अरबपतियों की मजमूई तादाद से भी ज्यादा है। नरेंद्र मोदी जो है, देखें, द मैन हैज टुक द कंट्री टू द न्यू हाइट्स। उसकी वजह यह है कि उसने देखें, इफ समवन इज वर्किंग गुड तो वी मस्ट अप्रिशिएट एंड वो करना चाहिए। लेकिन यह है कि नरेंद्र मोदी ने, जिसे कहते हैं ना, वो उसने इंडिया को उठाया है। हर काम का हाल तो है कि अकाउंट खोलें जी जी और दुनिया से भीख मांगें, क्योंकि भीख मंगा जो है उस्ताद सलाहुद्दीन मंगतरल, इमरानुद्दीन मंगतरल जो है वो इस कौम पे मुसल्लत है। आज देखे ना हम कितने बदकिस्मत लोग हैं कि आज हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं, दालें इंपोर्ट कर रहे हैं, कपास इंपोर्ट कर रहे हैं, हम कोई $4 बिलियन का एडिबल ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि जब पाकिस्तान बना था तो पंजाब के 17 अजला हमारे हिस्से में आए थे, 13 भारत के हिस्से में गए थे। आज वो 13 अजला 120 करोड़ की आबादी को फीड कर रहे हैं, हमारे 17 अजला हम हर चीज इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारा वाहिद और सबसे बड़ा मुतालबा है कि भारत बस हमारे साथ बातचीत के लिए राजी हो जाए, या चलो क्रिकेट ही खेल ले तो हम राजी हैं। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान की हमेशा नज़र पैसों पर रहती है और यहाँ पर भी यही हो रहा है कि इंडिया के अंदर अरबपतियों की संख्या इतने बड़े लेवल पर बढ़ रही है कि इंडिया के अंदर पैसा ही पैसा हो रहा है। अब हो भी क्यों ना, देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी जब आए थे 2014 में, तब जो शेयर मार्केट था आज उससे डबल हो चुका है 10 सालों के अंदर। देखिए, हमेशा पॉसिबिलिटी रहती है, ऐसा कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं है ये कि आपने 10,000 रुपये या फिर 10 लाख रुपये डिपॉजिट किया, 8 साल 9 सालों के अंदर डबल होकर आपके पास आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। देखिए, मार्केट है, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, लेकिन डबल होना ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, जब कभी भी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जब कभी भी कोई न्यूज़ आती है, मतलब कई सारी अनाउंसमेंट होती है, अब देखेंगे सीधा शेयर मार्केट अब जाता है और अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि आने वाले दिनों में भी उसमें तेज़ी होती रहेगी। और पाकिस्तानियों को यही देखकर सबसे बड़ा मतलब कि उनको घुटन होती है कि भाई इतने सारे पैसे की बारिश इंडिया के अंदर कैसे हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। भारत के अंदर अरबपति अफराद की तादाद में इजाफा हुआ है और ये तादाद 102 से बढ़कर 142 हो गई है। गोया नए 40 अरबपति इजाफा हुआ है भारत के अंदर। इनकी दौलत 720 अरब अमरीकी डॉलर से भी ज़्यादा है। नाज़रीन, इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि चीन और अमेरिका के बाद अरबपतियों की सबसे ज़्यादा तादाद भारत में पाई जाती है। भारत में जितने अरबपति हैं उनकी तादाद फ्रांस, स्वीडन और स्विट्जरलैंड के अरबपतियों की मजमूई तादाद से भी ज़्यादा है और साल 2021 में उनकी दौलत में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। नरेंद्र मोदी जो है, देखें, जैसे तैसे भी है, द मैन हैज टुक द कंट्री टू द न्यू हाइट्स। उसकी वजह यह है कि उसने, देखें, आप अपना क्रिटिसिज्म जरूर करें। हम एक चीज पे अगर किसी को क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो दूसरी चीज पे जगह पे उनको, इफ समवन इज वर्किंग गुड तो वी मस्ट अप्रिशिएट एंड वो करना चाहिए। लेकिन यह है कि नरेंद्र मोदी ने, जिसे कहते हैं ना, वो उसने इंडिया को उठाया है और उठाया है तो बेसिकली अब वो इंडिया जो है वो, जिसे कहते हैं ना, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होने की बात कर रहा है। दिस इज समथिंग दैट विल बी ऑब्वियसली very difficult for many to understand in Pakistan कि how India could be a net security provider, क्योंकि उनके इंटरनल प्रॉब्लम्स भी हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि ठीक है, इंटरनल प्रॉब्लम्स चलते रहेंगे, लेकिन जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमें we have to showcase our capabilities and we immediately have to get into it। और ये समझ लें कि जो इंडिया जो है वो अपने आप को जो एक ऑल्टरनेट टू चाइना वो एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है और इंडिया ये कह रहा है कि हमसे वेपन्स जो है वो आप खरीदें। दिस इज व्हाट इंडिया इज सेइंग। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक पॉलिसी लेके आए थे सेल्फ रिलायंस और सेल्फ डिफेंस सेक्टर में, जिसको वो बोलते थे आत्मनिर्भर भारत
अतमीनर भारत, जिसका मतलब है कि ये एक मिशन है अपने आप को सेल्फ रिलायंस का। भारत के अगस्त 2019 के इक़दाम कबूल कर लिए। इससे तो ये तासुर मिलता है कि हमारा वाहिद और सबसे बड़ा मुतालबा है कि भारत बस हमारे साथ बातचीत के लिए राज़ी हो जाए या चलो क्रिकेट ही खेल ले तो हम राज़ी हैं। मेरे ख्याल में किसी भी बाशऊर शख्स को भारत के साथ तजारत पे कोई एतराज़ नहीं है, और ना मैं ये कह रहा हूँ कि भारत पर हमला करें, लेकिन मैं इस किस्म के ऐलानात बतौर पॉलिसी करना ये भी मेरी अकल से बाहर है। और दूसरा ये कि अगर हमने अपनी खारजा पॉलिसी में इतनी बड़ी तब्दीली करनी है या किसी दरमियाने रास्ते पर गौर करना है, तो क्या इस सिलसिले में भारत से कोई बात की गई है, कोई बैकडोर डिप्लोमेसी हुई है, क्या हमें बदले में कुछ मिलेगा भी या नहीं? कौम को मुकम्मल इस तरह भी कैफियत में क्यों रखा जा रहा है? क्या भारत ने इससे पहले पाकिस्तान की दोस्ती के इक़दाम का कोई मुस्बत जवाब दिया? क्या पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में अदम एतमाद ख़त्म हो गया? इसी हवाले से एक अहम ओहदेदार का यह बयान भी रिकॉर्ड पे है कि हम आइंदा 100 बरस तक भारत के साथ मुखासमत नहीं चाहते, यानी नई पॉलिसी करीबी हमसायों के साथ अमन की बात करती है। ये बयान न सिर्फ पाकिस्तान के कुछ अखबारात में शाया हुआ, लेकिन भारत में भी इसको बहुत अहम करार दिया गया। खित्ते में क़याम अमन की ख्वाहिश यकीनी तौर पर काबिल सताइश है। पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत माजी में भी इसका बरमला इजहार करती रही। ताहम इस ख्वाहिश को अमल के सांचे में डालने के लिए मसला कश्मीर को तो नहीं पसे पोस्ट पर डाल सकते ना। और उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट में रेट अप होना शुरू, यानी कि रेट इतना, आप किसी ने सोचा था कि 11,000 पे इंटरनेशनल मार्केट में इसका रेट होगा? यानी कि ये तो सोचने वाली बात ही नहीं थी। लेकिन बहरहाल मैं एक चीज कहूंगा इस मौके के ऊपर, अपोजिशन से भी और हुकूमत से भी, दुनिया में नंबर 1 इशू फूड सिक्योरिटी है। खुदा के लिए जातियात से बाहर निकल के एक दूसरे के खिलाफ बातें करने की बजाय आए मिलकर पाकिस्तान के लिए सोचे, इस फूड सिक्योरिटी के लिए सोचे, क्योंकि अगले 10 साल फूड सिक्योरिटी के बड़े इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए बड़े अहम है। और हमें अल्लाह ताला ने तमाम नेमतों से नवाजा है, हमारे पास सब कुछ है। आज देखें ना, हम कितने बदकिस्मत लोग हैं कि आज हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं, दालें इंपोर्ट कर रहे हैं, कपास इंपोर्ट कर रहे हैं, हम कोई $4 बिलियन का एडिबल ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि जब पाकिस्तान बना था तो पंजाब के 17 अजला हमारे हिस्से में आए थे, 13 भारत के हिस्से में गए थे। आज वो 13 अजला 120 करोड़ की आबादी को फीड कर रहे हैं, हमारे 17 अजला हम हर चीज इंपोर्ट कर रहे हैं। वजह, पिछले 30-40 साल से हमने रिसर्च पे तवज्जो नहीं दी। बिल्कुल ही हम दुनिया जदीद रिसर्च की तरफ चली गई, जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ चली गई, लेकिन हम सिर्फ बातें करते रहे, मीटिंग करते रहे। 30-40 साल हमने कुछ भी नहीं किया। हर काम का हाल तो है कि अकाउंट खोलें जी जी और दुनिया से भीख मांगें, क्योंकि भीख मंगा जो है उस्ताद सलाहुद्दीन मंगतरल, इमरानुद्दीन मंगतरल जो है वो इस कौम पे मुसल्लत है। तो उन्होंने कहा कि अफगानियों के लिए भी हम मांगेंगे। ठीक है, तो उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि देखिए, पहले हमारे ऊपर IMF की FATF की पाबंदियां हैं, हम ये अकाउंट किस कैटेगरी में खोलेंगे? आप पहले वजारत कानून, वजारत खारजा और वजारत ख़जाना से राय ले लें, ये हम कैसे खोल सकते हैं, किस तरह खोल सकते हैं। और दुनिया के तमाम ममालिक में इसकी रसाई बनाने के लिए उनके तमाम सेंट्रल बैंक से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी गैगेंटिक टास्क है, बहुत बड़ा काम है। तो इसलिए फ़िलहाल जो है आप इस पे गौर फरमा लें। ठीक है जी। इससे खबर उठाई शहबाज राना ने जी, उसने खबर उठाई कि जनाब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने फ़िलहाल अकाउंट खोलने से इनकार कर दिया। ठीक है, उसकी खबर में जो पहले वाली तफसीलात है ना, ये नहीं थी। भारत ने सही मौका जानकर कश्मीर का महाज खोल दिया है और भारतीय फौज पाकिस्तान की ISI के एजेंट्स और मुजाहिदीन जो है उन्हें पकड़कर मीडिया पर ले आई है। उड़ी के एरिया के अंदर आर्मी ने घुसने की कोशिश, कश्मीर के अंदर इन्फिल्ट्रेशन जो हो रही थी मकबूजा वादी के अंदर, उसे आर्मी ने नाकाम बनाते हुए एक शख्स को मार दिया है, जबकि दूसरे शख्स को जिंदा पकड़ लिया। एक खबर चलाई जा रही है कि पाक दहशतगर्द पकड़ा गया है और दूसरा दरअंदाजी की कोशिश के दौरान हलाक कहा जा रहा है कि श्रीनगर में सीरीज ऑफ ऑपरेशन जारी है। सरकारी जराये का कहना है कि कल एक लाइव ऑपरेशन के दौरान एक दहशतगर्द हलाक और दूसरा पाकिस्तानी दहशतगर्द पकड़ा गया है। आर्मी जो है उसने ये दावा किया है कि हमने पिछले 7 दिन के अंदर 7 पाकिस्तान के भेजे हुए दहशतगर्द जो हैं उन्हें मारा है और 19-year-old लश्कर तैयबा का दहशतगर्द जो कि पाकिस्तान के सूबे पंजाब से ताल्लुक, कोई पाकिस्तानी दहशतगर्द भारत में दाखिल होने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया। लोग पाकिस्तान से आए थे या लोग लश्कर तैयबा से ताल्लुक रखते हैं,
तो मैं समझता हूं अब रियासत पाकिस्तान को और वजीर आजम इमरान खान को तकरीरों से आगे निकलना होगा। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जो डिस्कस हो रहा है वो पहली बार नहीं हो रहा है। डिस्कस की बात नहीं कर रहा, जो इवेंट हो रही है उसके बारे में बात है कि कई बार ऐसा होता है कि एलओसी पर हम जो है वो जो घुसपैठ करने की ट्राई करते हैं पाकिस्तानी या फिर उनके आतंकवादी, हम उनको पकड़ते हैं और कई बार वो हम डिक्लेयर कर चुके हैं कि भाई देखिए ये जो आतंकवादी था वो यहाँ पर घुसपैठ करने की ट्राई कर रहा था, और इवन उनका बैकग्राउंड भी ले आते हैं कि भाई ये भाई साहब यहाँ के बैकग्राउंड के और ये भाई साहब यहाँ के बैकग्राउंड वाले हैं। और यहाँ पर यही बात हो रही है कि जब कभी भी इस टाइप की सिचुएशन होती है, पाकिस्तान या फिर कहीं उनका मीडिया तुरंत हाथ खड़े कर देता है कि भाई देखिए इंडिया ने एक साजिश करना शुरू कर दिया है और हमें यहाँ पर बदनाम किया जाएगा। फिलहाल तो FATF वाली सिचुएशन है नहीं, लेकिन फिर वो वही काउंट करेंगे कि देखिए ये सारी चीज़ें FATF में फिर काउंट होगी वगैरह वगैरह। लेकिन मानेंगे नहीं, सुधरेंगे नहीं। ये सारा जो नॉन स्टेट एक्टर है, जैसे कि हाफिज सईद हो गया, जैसे लखवी हो गया, उन सबको यहाँ पर ठिकाने नहीं लगाया जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और इस वक्त वो मुकम्मल तौर पर वही तरीका वारदात जो है वो अपनाना चाह रहा है, और इस सब के अंदर इमरान खान और जनरल बाजवा के लिए ऐसा महसूस हो रहा है कि कश्मीर का महाज खुल चुका है। अफगानिस्तान का महाज अभी बंद नहीं हुआ, अफगानिस्तान को अभी तक हम मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन इस सब के अंदर भारत ने सही मौका जानकर कश्मीर का महाज खोल दिया है। और भारतीय फौज पाकिस्तान की ISI के एजेंट्स और मुजाहिदीन जो है उन्हें पकड़कर मीडिया पर ले आई है। LOC के ऊपर फायरिंग हो जाती है, यानी कि 2003 का मुआहदा जिसे अभी पाकिस्तान ने रिन्यू किया और जिसे रिकन्फर्म किया सिर्फ और सिर्फ अमन के लिए, उसके अंदर सबसे पहले होती है जी खिलाफ वर्जी। 2 टेररिस्ट एसोसिएटेड हेल्ड हाइड आउट बस्टेड इन कश्मीर के 2 दहशत गर्दों के जो एसोसिएट्स हैं उन्हें पकड़ लिया गया है, और हाइड आउट जो है जो कि जहां पर वो छुपे हुए होते थे उसे मकबूजा वादी के अंदर बस्ट कर लिया गया है, उसे मकबूजा वादी के अंदर पकड़ लिया गया है। हिंदुस्तान टाइम्स क्या रिपोर्ट कर रहा है? मिलिटेंट किल्ड, अनदर कैप्चर्ड एज आर्मी फॉइल्स इनफिल्ट्रेशन इन उड़ी। उड़ी के एरिया के अंदर आर्मी ने घुसने की कोशिश, कश्मीर के अंदर इन्फिल्ट्रेशन जो हो रही थी मकबूजा वादी के अंदर, उसे आर्मी ने नाकाम बनाते हुए एक शख्स को मार दिया है, जबकि दूसरे शख्स को जिंदा पकड़ लिया है। अब इस हवाले से NDTV जो है वो क्या कह रहा है आप ये देख सकते हैं। पाक टेररिस्ट 19 कैप्चर्ड अनदर किल्ड ड्यूरिंग इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट कि पाकिस्तान का एक दहशतगर्द जिसकी उम्र 19 साल है उसे मार दिया गया है, और एक मारा गया है और एक गिरफ्तार हुआ है। और इस सब के अंदर जम्मू और कश्मीर के अंदर मकबूजा वादी के अंदर इन्फिल्ट्रेशन हो रही थी, और आर्मी जो है उसने ये दावा किया है कि हमने पिछले 7 दिन के अंदर 7 पाकिस्तान के भेजे हुए दहशतगर्द जो हैं उन्हें मारा है। और 19-year-old लश्कर तैयबा का दहशतगर्द जो कि पाकिस्तान के सूबे पंजाब से ताल्लुक, कैप्चर्ड इन अ मैसिव आर्मी ऑपरेशन टू स्टॉप इन्फिल्ट्रेशंस इन कश्मीर उड़ी, हैज मेड बिग रेवलेशंस टू द आर्मी इंक्लूडिंग डिटेल्स ऑफ हिज टेरर ट्रेनिंग इन विच पाकिस्तान आर्मी वाज allegedly involved। कि इसे जिंदा जब पकड़ा है हमने, और ये पाकिस्तानी पंजाब का रिहायशी है, इससे जब तहकीकात हुई तो पता चला कि ये दहशतगर्दी की ट्रेनिंग करवाती है पाकिस्तान आर्मी। द टेररिस्ट सरेंडर्ड व्हेन हिज एसोसिएट ट्राइंग टू क्रॉस ओवर विद हिम वाज किल्ड बाय द आर्मी। कि ये जो शख्स है 19 साल का, इसे गिरफ्तार कर लिया गया, इसने सरेंडर किया जब इसके साथी को मार दिया गया। द इन्फिल्ट्रेटर्स वर प्लानिंग अ मेजर स्ट्राइक, ये एक बहुत बड़े हमले और एक बहुत बड़ी स्ट्राइक की तैयारी कर रहे थे। अली बाबरा पुत्रा, द कैप्चर्ड टेररिस्ट, had claimed that he had to drop arms in Baramulla, but the size of the consignment raised suspicion. 6 terrorists tried to cross over according to the army। कि इसे कहा जा रहा है कि ये तो बारामुल्ला जो है वहां पर इसने कहा कि मुझे हथियार पहुंचाने का कहा गया था। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान वाले मामले के अंदर बिजी देखकर पाकिस्तान को यहां पर एंगेज करने की मोदी कोशिश कर रहा है, और उसके लिए माहौल जो है वो बनाना शुरू हो चुका है। इसके पीछे कौन सी खतरनाक साजिश तैयार हो चुकी है, और इस साजिश में भारत के साथ कौन कौन से ममालिक शामिल हैं, कौन से जासूस को पकड़े जाने का दावा किया जा रहा है, असल में वो जासूस है कौन, तालिबान का इस सारे मामले से क्या ताल्लुक है। नाज़रीन इकराम, भारत पाकिस्तान हो या तालिबान, दोनों का खुला दुश्मन है। तालिबान के बारे में भारत ने नया बयानिया घड़ लिया है कि वो कश्मीर में आजादी पसंदों की मदद करेंगे, हालांकि अभी तक तालिबान ने ऐसा कोई इकदाम नहीं किया। इसके साथ साथ भारत ने हालिया दिनों में पाकिस्तान पे दहशतगर्दी का ठप्पा लगाने के लिए मुख्तलिफ बहाने तलाश करना शुरू कर दिए हैं। भारत आलमी सतह पर पाकिस्तान को बदनाम करने के साथ साथ
पाकिस्तान में स्ट्राइक का बहाना ढूंढता रहता है। आखिर कैसे ऐसा हो सकता है? एक खबर चलाई जा रही है कि पाक दहशतगर्द पकड़ा गया है और दूसरा दरअंदाजी की कोशिश के दौरान हलाक कहा जा रहा है कि श्रीनगर में सीरीज ऑफ ऑपरेशन जारी है। सरकारी जराये का कहना है कि कल एक लाइव ऑपरेशन के दौरान एक दहशतगर्द हलाक और दूसरा पाकिस्तानी दहशतगर्द पकड़ा गया है। यह पाकिस्तान के साथ जंग बंदी के बाद शुरू होने वाला सबसे बड़ा बगावत के खिलाफ ऑपरेशन है। भारतीय फौज ने दरअंदाजी की 3 कोशिशों को रोकने के बाद 18 सितंबर से उड़ी और रामपुर सेक्टर्स में मुतअद्दिद ऑपरेशन किए। ऑपरेशन के दौरान 4 भारतीय फौजी जख्मी हुए हैं। नाजरीन, कहते हैं ये कि हालिया बरसों में यह पहला मौका है कि कोई पाकिस्तानी दहशतगर्द भारत में दाखिल होने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया है। गुज़श्ता एक हफ्ते में तीसरी दरअंदाजी की कोशिश थी। कुछ दिन पहले फौज ने 3 दरअंदाजों को हलाक किया और असलहा और गोला बारूद का एक बड़ा जखीरा बरामद किया, जिसमें 5 AK राइफलें और 70 दस्ती बम शामिल हैं। पाकिस्तान और आलमी दुनिया को आईना दिखाया एक किस्म का इंडिया ने। उन्होंने कहा है कि करो तकरीरें, तुमने तो सिर्फ तकरीरें ही करनी है ना, तकरीरों से ही काम लेना है ना, तकरीरों से आगे तो बात बढ़नी नहीं है। हम दिखाते हैं, हम किसी से नहीं डरते। और आपने देखा इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालात कशीदा हो चुकी हैं और कहा जाता है कि ये लोग पाकिस्तान से आए थे, ये लोग लश्कर ताइबा से ताल्लुक रखते हैं। तो मैं समझता हूं अब रियासत पाकिस्तान को और वजीर आजम इमरान खान को तकरीरों से आगे निकलना होगा कि जब इंडिया की जानब से LOC पर फायरिंग की गई है तो हालात आने वाले दिनों में मजीद खराब होते जा रहे हैं। और जब से मोदी और बाइडन की मुलाकात हुई है और मोदी ने इजाज़त मांगी है बाइडन से कि हम पाकिस्तान के खिलाफ जो कुछ भी करें आप कुछ नहीं कहेंगे हमें, और उसके बदले में हम आपका साथ देंगे चीन के खिलाफ लड़ने। आप और मैं, हम कितने भी आप टेलीविजन TV टॉक्स कर लें, कश्मीर एक अटूट टंग हिस्सा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। हम हिंदुस्तान को यहां बैठ के ये कह रहे हैं, वो कह रहे, डू दे रियली केयर? नो दे डोंट। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में डिस्कस हो रहा है कि भाई हम कुछ भी कर ले, हम कितने भी यहाँ पर हम जलसे कर ले या फिर कहे कि पब्लिक गैदरिंग कर ले, इंडिया पर प्रेशर लगाने की ट्राई करे, UN में चले जाए, अमेरिका के मतलब पैर चाटने लगे, उनके घुटनों पर बैठ जाए कि ज़रा कश्मीर का कुछ करिए। लेकिन कश्मीर का कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर जो मतलब ये जो मीडिया चल रहा है, ये जो वीडियो चल रहा है, उसमें भी कहा जा रहा है कि भाई इंडिया ने उसको अपना अभिन्न अंग माना हुआ है और अभिन्न अंग को कभी भी काटा नहीं जा सकता। अब देखिए सिचुएशन ऐसी है यहाँ पर, मतलब बहुत ही अजीब सिचुएशन है कि भाई पाकिस्तानी जो पत्रकार है ये बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई इंडिया ने ये चीज़ की है। मतलब होता ये है कि पाकिस्तानी मीडिया में यही चलता रहता है कि देखिए कश्मीर में जुल्म हो रहा है, वहाँ के नीति लोगों को मारा जा रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन जब बियॉन्ड डिस्कशन होता है ना कुछ, तब आपको पता चलता है कि भाई ओके, इस टाइप की सिचुएशन भी पाकिस्तानी मीडिया में डिस्कस की जा रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। अक्सर पाकिस्तान में ऐसा होता है, बहुत सारे मामला होते हैं लेकिन अवाम की एक्सेस नहीं होती, उन तक उनकी इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँचती भी नहीं है। डॉक्टर मोहित यूसुफ बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो जो भी काम कर रहे हैं, जो भी डिप्लोमेसी कर रहे हैं, पाकिस्तान की अवाम का ये हक है कि वो ये जाने कि हमारे जो सलामती उमूर के मुशीर हैं वो जो भी काम कर रहे हैं उसमें कश्मीरी, आज़ाद कश्मीर के लोग और पाकिस्तान के लोगों को राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो देना चाहिए? देखें, ये जो आप बैक ट्रैक की बात करते हैं और ट्रैक 2 की डिप्लोमेसी की बात करते हैं, ये एक डायलॉग होता है और ये मोनोलॉग नहीं होता, दोनों तरफ से होते हैं। ठीक है, बिल्कुल। been part of it in Brussels and वहाँ इंडियन जर्नलिस्ट भी आते हैं, उनके ब्रिगेडियर्स भी आए हैं और हमारी तरफ से पॉलिटिशियंस भी गए। शाह महमूद कुरैशी was one of them, शेर रहमान was another one, even मौलाना फजल रहमान, he was also in there. The question is कि ये जो बातें होती हैं इसमें इतना वजन नहीं है। ये मेरी नज़र के अंदर जो मैंने जितने भी डिस्कोर्सेज अटेंड किए हैं उसके अंदर ये एक आप कह लो एक डिलेइंग टैक्टिक्स हिंदुस्तान यूज करता है, जेर जबर मीम शीम के ऊपर वो अड़ जाता है और आपका पूरा टाइम उस डिबेट पे लग जाता है। अब आपके पास एफर्ट नहीं है, आप और मैं, हम कितने भी आप टेलीविजन TV टॉक्स कर लें, कश्मीर एक अटूट टंग हिस्सा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का।
ये ना मोदी कर सकता है ना हम कर सकते हैं, जब तक उनकी कॉन्स्टिट्यूशन और उनकी लोकसभा ये जब तक उसको रेटिफाई नहीं करती है, एक वोट नहीं लेके आती है, द डिस्कशन इज मीनिंगलेस। सो आपने जो मैं पहले मेंटेन कर रहा हूं, हिंदुस्तान पे सैंक्शंस डालें ताकि उनकी असेंबलीज पे प्रेशर पड़े, वहां भूख उनको नजर आए, वहां उनको इकोनॉमिक डिप्रेशन नजर आए, फिर ये लोग हिलेंगे और बात करेंगे, वरना ये बात नहीं करेंगे आपके साथ। बिल्कुल ठीक है। आप 73 साल हो गए, दिस इज द लॉन्गेस्ट पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट इन द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड इज लाफिंग एट इट। यूरोप के अंदर एक चिड़ी का बच्चा, एक छोटा बच्चा गायब हो जाता है, हेडलाइंस लग जाती हैं, nobody in the world wants to know about it. So what is the difference? यहाँ इंटरेस्ट है सारों के, इन इंटरेस्ट को हमने ओवरकम करना है बाय क्रिएटिंग पॉलिटिकल एंड मीडिया डिप्लोमेसी। हम अपने घर के अंदर है, मियां मिठू हैं, हम हिंदुस्तान को यहाँ बैठ के ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं, डू दे रियली केयर? नो दे डोंट। द क्वेश्चन इज वी नीड टू बी टॉकिंग लाइक दिस इन वॉशिंगटन। कश्मीर सेंटर्स खोलो, मैं बार बार कह रहा हूँ, ब्रसल्स में खोलो, आप लंदन में खोलो और वॉशिंगटन खोलो, वहां हमारी आवाज जाएगी। बहुत अच्छी बात आपने की कि कश्मीर के ऊपर लॉबिंग करने की पाकिस्तान को सख्त ज़रूरत है। अभी मैं आऊँगी हाशमी साहब की तरफ। हाशमी साहब, आपने दोनों जो हमारे गेस्ट हैं उनकी बात सुनी और दोनों का बैकडोर डिप्लोमेसी के ऊपर फोकस भी है कि होनी भी चाहिए, लोगों को पता भी चले। बैनुल-अक़वामी कानून इस बारे में क्या कहता है? देखिए, बैनुल-अक़वामी कानून का जहाँ तक ताल्लुक़ है ना, वो बातें बड़ी अच्छी करता है कि जी जेनोसाइड जो है वो इट इज़ द क्राइम ऑफ ऑल क्राइम्स, मतलब उससे बड़ा कोई क्राइम नहीं है, और वॉर क्राइम्स, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। बैनुल-अक़वामी कानून में अगर देखें तो ये जो लैक ऑफ एक्सेस टू इंटरनेट का भी एक उसके बारे में भी है। काफ़ी बातें तो बहुत अच्छी करता है बैनुल-अक़वामी कानून, लेकिन जहाँ इन्फोर्समेंट, सैंक्शंस, पाबंदियाँ की बात आती हैं तो बैनुल-अक़वामी कानून इटसेल्फ की कुछ कमज़ोरियाँ हैं। सैंक्शंस इंटरनेशनल लॉ में तभी नज़र आती हैं जहां फाइनेंशियल और कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट होते हैं। ठीक है। तो जहां इंटरनेशनल ट्रेड की बात है, WTO आपके पास है, उनका एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडी है, वो मुल्कों को कायल कर लेता है कि जी आप इंटरनेशनल ट्रेड लॉ माने। वर्ल्ड बैंक के पास है इंटरनेशनल सेंटर। ईरान के ऊपर तो पाबंदियां आराम से लगा देते हैं ये लोग। ईरान के ऊपर लगा देते हैं, वो कमज़ोर है ना, इसलिए तो वो उस तरह से मिलिट्री पावर उनका नहीं है। ईरान के ऊपर लगा लेते हैं, लेकिन जहाँ ये वर्ल्ड बैंक का है, उनका इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स है, वो भी मुल्कों को कायल कर लेता है। हमें भी उन्होंने पेनल्टी लगाई है 6 बिलियन की। अर्जेंटीना, मेक्सिको, वेनेजुएला, इस तरह के मुल्कों को लगा लेते हैं। यूक्रेन, ये जो है कजाकिस्तान, इनके ऊपर पाबंदियाँ ये लगा लेते हैं। लेकिन दैट इज़ वेयर फाइनेंशियल एंड कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट आर इन्वॉल्व। जहाँ ह्यूमन राइट्स की बात आती है तो इंटरनेशनल लॉ बहुत अच्छी बातें करता है, बातें अच्छी करता है, इन्फोर्समेंट कोई नहीं है। क्यों? इंटरनेशनल लॉ वॉज नेवर सेट बाय अस। इंटरनेशनल लॉ वॉज सेट बाय the powers that were when international law was made, and that is Europeans. गोरों ने बनाया इस कानून को, उनने बनाया ताकि वो कलोनियलिज्म को जस्टिफाई करें। कलोनियलिज्म ख़त्म हो गई तो नियो कलोनियलिज्म को जस्टिफाई करें। तो वो उन्होंने ये बातें तो बड़ी अच्छी कर दी UDHR, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में, और फिर आगे इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात ब्रिगेडियर साहब ने की। अनफॉर्चुनेटली हम जा ही नहीं सकते उधर, क्योंकि ना ही हम पार्टी हैं, दोनों पार्टीज का जाना जरूरी है उसमें। हम दोनों ही पार्टी नहीं है, चले हम बन भी जाएं, इंडिया पार्टी नहीं है, कभी नहीं तो फिर आएगा। वो कभी नहीं आएगा। तो उसमें एक तरीका है कि प्रोसिक्यूटर को आप लिखें, वो शायद इसका सुओ मोटो एक टाइप एक नोटिस ले ले। सुओ मोटो तो नहीं, इसका एक और टर्म होता है, लेकिन वो भी एक इम्प्रॉबेबल ही है कि वो इसका नोटिस। लेकिन अगर आप करंट हापर साहब को देखें, करंट हापर साहब माने जाते हैं कि वो बड़े लेफ्टिस्ट हैं, प्रोग्रेसिव लिबरल टाइप आदमी है। अच्छा, पहला सवाल उन्होंने मोहित यूसुफ साहब से क्या पूछा कि जी ये तो हमारा इंटरनल मैटर है। अब एक प्रोग्रेसिव वॉइस अगर शुरू यहाँ से करे कि हमारा इंटरनल मैटर है, तो आप बात ही आगे से क्या करें? तो ठीक है, तीनों लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। मैं ब्रिगेडियर साहब आप ही की तरफ आ रही हूँ। अब इस मामले पे आप क्या कहते हैं? देखिए जी, अगर ज़ीशान साहब ये बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट हैं, तो फिर मुझे ये बताएं कि इसका मतलब ये कि कुछ ताकतें हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो इस चीज़ की बात ही नहीं करती है। हम इतने अरसे से कह रहे हैं कि आप लेके जाएं, भाई देखें आपके पास इंटरनेशनल लॉज की कमी है तो आप कुछ देखें दाएं बाएं किधर लोग हैं, ताकि उनके मुशावरत से यू बिल्ड अप अ केस। बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस तरफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं आ रही है। So sir, who will take this case up? I have a feeling कि यहाँ पे हमारे कुछ लॉबीज हैं पाकिस्तान में जो इस तरह का एग्रेसिव एक्शन या इतनी मेहनत नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कोई रवायती मामला, डायलॉग, बैक चैनल, हाँ जी आप ये कर दें, एज इफ द इंडियन विल रिस्पॉन्ड।
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, चले मानते 3 सेशन हो गए, लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अभी तक कोई एक हुक्म जारी नहीं किया, एक क्वेश्चन नहीं किया, एक वार्निंग नहीं दी टू द इंडियंस। सैंक्शन तो बड़ी दूर की बातें हैं। पीजे साहब इज राइट, सैंक्शन लगे, वॉर क्राइम वाला मामला हो, ये जेनोसाइड वाला मामला हो, हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव हो कश्मीर के ऊपर, तो फिर को बात वो तमाम जो कश्मीर सेंटर उनको एक्टिवेट किया जाए। लेकिन मेरा ख्याल है हम लोग फिर वो बात है, बिल्कुल वो स्टेटस को वाले बोर्ड में चले गए। एग्जैक्टली स्टेटस को में ही रहना चाहते हैं। पीजे मीर साहब की तरफ आऊंगे, क्योंकि वो शुरू से लॉबिंग के ऊपर बड़े परसिस्टेंट रहे हैं और मैं खुद भी लॉबिंग की फेवर में हूं। एक तो वो आपके पास नहीं है, दूसरा ये है कि जब हम जाते हैं और अपना केस प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर आपके जो लोग हैं, मैं समझता हूं कि टेक्निकली एंड एज फार एज नॉलेज इज कंसर्न दे आर नॉट केपेबल। आपके जो मिनिस्टर ऑफ कश्मीर अफेयर्स होते हैं, यू आर राइट, वेरी राइट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में कई बार ये प्रश्न उठते हैं कि भाई कब, आखिरकार कब हम इंडिया से बात करना शुरू करेंगे, या फिर कहे कि कब ऐसी सिचुएशन होगी कि इंडिया के साथ ट्रेड शुरू करेंगे। देखिए, जब प्रधानमंत्री 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तब उन्होंने नवाज शरीफ को बुलाया था, ठीक है। उसके बाद जब रिटर्न आ रहे थे अफगानिस्तान से, तो एक बार मतलब कोई प्लान नहीं था और सीधा यहाँ पर उतर गए पाकिस्तान के अंदर। नो डाउट वो फॉर्मेलिटी हुई होंगी कि भाई क्या अगर आपके पास टाइम है तो मिल सकते हैं। फिर नवाज शरीफ ने हाँ बोला। उस समय नवाज शरीफ के घर पर कोई इवेंट भी चल रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सामने से चल के उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन पाकिस्तान ने यहाँ पर उस चीज़ को यहाँ पर नोट नहीं किया और फिर वो आतंकवादी हमले होते रहे। अब देखिए, उसकी गवर्नमेंट की ही यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है कि भाई इस टाइप के नॉन स्टेट एक्टर को कंट्रोल में करें। अब वो क्या कर लेंगे, मैं हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा इस टाइप के स्टेटमेंट नहीं होने चाहिए। अब यह बात हो रही है कि भाई मोदी हर किसी से बात करेगा, लेकिन आपसे बात नहीं करेगा। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, भारत के साथ इस वक्त जो गुफ्तगू करना है ना, वो मुझे नहीं नज़र आ रहा कि भारत इसके लिए तैयार है, और पाकिस्तान को भी ये चीज़ बार बार बावर नहीं करवानी चाहिए डिप्लोमेटिकली, और वो भी पब्लिकली। आपने अगर डिप्लोमेटिक लेवल्स के ऊपर ये किसी भी मुल्क के साथ, अमेरिका के साथ, दूसरे किसी और मुल्क के साथ आपने ये गुफ्तगू करनी है, तो ये खामोशी के साथ ये सारी गुफ्तगू होनी चाहिए। हम लोग जब, आपने कभी भारत में कहीं ये सुना है या किसी भारतीय लीडर को ये कहते सुना है कि हमें पाकिस्तान के साथ बात नहीं करनी, या हम करा दो, या नहीं करना चाहते हम? वो जिक्र ही नहीं कर रहे, क्योंकि एक ना एक दिन भारत ने नेगोशिएटिंग टेबल पर आना ही आना है। उसके लिए ये हमें कहना बार बार कि जी हम इनके साथ गुफ्तगू करें, हमें इनसे बात कराने, या आप सालसी कर लें, मीडिएशन कर लें। मतलब प्रेसिडेंट ट्रंप जो हर दफ़ा कहते हैं कि जी हम मीडिएशन करवा रहे हैं, करने को तैयार हैं, हम देख रहे हैं, सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। सूरत हाल का जायज़ा लेना कश्मीर के ऊपर, ये 7th फ्लीट है, ये अभी तक वैसे ही वैसे चला जा रहा है कि कुछ है नहीं। सो ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं वो लोग कर रहे। तो आपने जो करना है वो आपको अपने जोरे बाजू पे करना है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम बार बार अब भारत के साथ गुफ्तगू की जो चीज़ है उसको हम सामने लेकर आए और बार बार कहिए आप हमारी मदद करें। चलें, ये तो इसका जो सेकंड पार्ट है, ये मैं एम्बेसडर से पूछता हूँ, जमील से। लेकिन इमरान, आई नो यू वांट टू ऐड समथिंग। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखें, पाकिस्तान ने ये स्टेटमेंट जारी कर दिया था कि अब हम भारत के साथ बराह रास्त कोई बात नहीं करेंगे और नाम करना चाहते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप की अपनी एक ख्वाहिश थी, उसको ये गिला करना पाकिस्तान का ज़रूर बनता है कि आपने मीडिएशन का कहा और उसके बाद भारत ने देखें क्या किया। भारत को इस वक्त पाकिस्तान से बात करने की ज़रूरत नहीं है और वो करना भी नहीं चाहेगा। उसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान किसी फोरम पे या किसी जगह पे बात करे ही ना। पाकिस्तान का मसला है कि भारत ने कश्मीर के ऊपर जो वार किया है वो भारत ने किया है। मकबूजा इलाका जो है वो भारत के पास है, पाकिस्तान के पास नहीं है। भारत ने पाकिस्तान के अंदर से कोई इलाका क्लेम नहीं कर रखा कि ये हमें वापस दे दो, ये हमें फौरी तौर पे चाहिए, हमारा सांस बंद हो रहा है। पाकिस्तान को प्रॉब्लम यह है कि हमारे लिए एक बहुत बेचैनी का अमल है कि कश्मीर भारत के कंट्रोल में है। अमेरिका क्या हमारी एक्चुअली मदद कर सकता है या नहीं कर सकता? वीज़े तो देता नहीं है वो, फिर कहते हैं जी हम आपके दोस्त हैं, आप हमारे नॉन नेटो अलायंस पार्टनर हैं, सबसे बड़े तजारत हम करते हैं, वीज़े देते नहीं हैं। ये कश्मीर का क्या करेंगे कुछ हमारे लिए? देखिए, यहाँ सारे अपनी मदद करेंगे, जो मुल्क भी करेगा अपनी मदद करेगा, अपने लोगों की मदद करेगा। वो ये देखेगा कि उसको किस चीज़ में फ़ायदा है। अगर पाकिस्तान
अमेरिका के फ़ायदे में होगा तो वो पाकिस्तान की बात मानेगा, इंडिया फ़ायदे में होगा तो इंडिया की बात मानेगा। इंडिया ने बड़ी तेज़ी से अपना और दुनिया का फ़ायदा जो है वो यकजान किया है। उसने कोशिश की है कि दुनिया का फ़ायदा उसके फ़ायदे के साथ मिल जाए। मल्टीनेशनल कंपनीज को वो लेकर गया इंडिया में, अपने लोगों को ट्रेन करके पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनीज में उसने भेजा। उन्होंने अपने और दुनिया के स्टेक्स को मुश्तरका किया है। पाकिस्तान आइसोलेटेड रहा है। पाकिस्तान ने ऐसे लोग ट्रेन नहीं किए जो जाके CEO लगे हो बहुत सारी कंपनीज के अंदर, ऐसे लोग ट्रेन नहीं किए जिनकी वजह से दुनिया चल रही हो, या पाकिस्तान ने ऐसे लोगों को पाकिस्तान में दावत नहीं दी जो पाकिस्तान में आए और आके अपने स्टेक्स यहाँ पे छोड़ के जाएं या यहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो पाकिस्तान थोड़ा सा आइसोलेटेड है। इंडिया जो है वो ज़्यादा वाइब्रेंट है, वो बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक है और बहुत अंदर तक पेनिट्रेट कर गया इंटरनेशनल जो पार्स हैं उनके। तो ये हमें मानना पड़ेगा कि इस वजह से तो कोई पाकिस्तान की बात नहीं सुनेगा कि वहाँ सच्चा कौन है और झूठा कौन है। उनका फ़ायदा इंडिया के साथ है, वो इंडिया की बात सुनेंगे। हाँ, एक नुक्ता जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बार बार कहते हैं वो है असल बात, कि ये ना हो कि इंडिया के साथ अपने थोड़े फायदे के लिए आप पूरी दुनिया का एक बड़ा नुकसान करवा लें। अगर पाकिस्तान और इंडिया लड़ पड़े और दोनों ने अपने 10-10 बम भी फेंक दिए एक दूसरे के ऊपर, तो ये दुनिया एक भयानक जगह हो जाएगी रहने के लिए। अगर तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, चाइना, जापान और अमेरिका और बरतानिया के पास और बेशुमार दूसरे मुल्कों के पास रहने के लिए इस ज़मीन के अलावा कोई और जगह है, तो फिर तो वो रिस्क ले लें इंडिया के साथ ताल्लुकात निभाने का। लेकिन अगर उनके पास रहने के लिए सिर्फ ये एक प्लेनेट है, देन दे हैव टू थिंक इट, और सीरियसली उनको सोचना पड़ेगा। अब उस सोच तक लाने के लिए भी पाकिस्तान को थोड़ा बोल्ड होना पड़ेगा, थोड़ा और ज़्यादा मुतहर्रिक होना पड़ेगा। और उसी की बात अभी जो दोनों दूसरे आपके मेहमान हैं वो भी यही बात कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में टाइम हैज़ कम। पाकिस्तान इम्पॉर्टेंट है लेकिन सबके लिए अहम नहीं है। सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ताकत के लिहाज से बड़ा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उनकी दोस्ती के लिहाज से, ताल्लुकात के लिहाज से, उनके छोटे बड़े इकोनॉमिक फ़ायदों के लिहाज से पाकिस्तान उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो पाकिस्तान को हर महाज पे काम करने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ामिया जम्मू कश्मीर से है। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ामिया जम्मू कश्मीर की पुलिस ने, यहाँ की गवर्नमेंट्स ने और यहाँ की अदालतों ने इंसाफ फराहम नहीं किया। तो इसलिए जो है मैं आज अपने इस वीडियो पैगाम में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी से ये अपील करना चाहती हूँ कि वो हमें हमारी रियासत में आने की इजाज़त दें। मेरे बच्चों की जानों को ख़तरा है। क्योंकि मारिया ताहिर को ना सिर्फ ये कि इंसाफ नहीं मिल रहा, बल्कि मारिया ताहिर की जान को खतरा है। तो दूसरी जानिब बैनुल अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की मईशत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। जो जारी की गई इनकी रिपोर्ट, इसमें कहा गया है कि सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस जो मुल्क की मईशत है वो मुतासिर हो सकती है और रवा साल जारी खातों का खसारा 4 से बढ़कर 5% हो सकता है। पिंडी से जो मिनिस्टर है, एक उन्होंने फेडरल मिनिस्टर, उन्होंने कल स्पीच इतनी गलत की है। उन्होंने ओपनली कहा है कि दहशतगर्दी भी होगी, हम तखरीबकारी भी होगी। तहरीक इंसाफ के लोग अदलिया और फौज के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। मारिया ताहिर मोदी जी से अपील कर रही हैं। वो कह रही हैं कि उनकी जान को यहाँ अब खतरा है और वो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में आना चाहती हैं अपनी पनाह। नमस्कार दोस्तों, पीओके से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से कई बार ऐसे वीडियोस आ चुकी है कि जो कहते हैं कि भाई हमें इंडिया के साथ मिलना है। अब देखिए, पहले सोशल मीडिया नहीं था तो जो इंडिया के पास जो कश्मीर है उसके बारे में पीओके के लोग जान नहीं पाते थे। लेकिन जब से सोशल मीडिया ने तेज़ी पकड़ी और उसके बाद जब इंडिया ने अच्छा खासा डेवलपमेंट करना शुरू किया है हमारे कश्मीर का, तो उसके बाद हुआ ये है कि पीओके में रहने वाले हर लोग को, हर किसी को पता है कि भाई कितना डेवलपमेंट वहाँ पर हो रहा है, कैसे कैसे राइट्स उनको मिल रहे हैं वहाँ पर, कितनी बेसिक सुविधाएं उनको मिल रही है, कितने पैसे मिल रहे हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, या फिर कहे कि जो वहाँ पर जीने के लिए जो चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और अगर वही कंपैरिजन वो खुद के साथ भी करेंगे कि क्या हमने पाकिस्तान के साथ रहकर हमने आखिरकार क्या पाया, और यही चीज़ है जो है वो पाकिस्तानी को मजबूर करती है इस टाइप के वीडियो बनाने के लिए कि भाई जल्दी से आप पीओके पर कब्जा कर लो जिससे हम एक अच्छा जीवन जी पाए।
यही बात हो रही है यहाँ पर। तो इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। वालेकुम, मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ामिया जम्मू कश्मीर से है। मेरा केस गैंग रेप, ब्लैकमेलिंग और अफवाह तबान का है। मैं पिछले 7 सालों से इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पे मजबूर हूँ। मुझे जो है पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ामिया जम्मू कश्मीर की पुलिस ने, यहाँ की गवर्नमेंट्स ने और यहाँ की अदालतों ने इंसाफ फराहम नहीं किया। तो इसलिए जो है मैं आज अपने इस वीडियो पैगाम में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी से ये अपील करना चाहती हूँ कि वो हमें हमारी रियासत में आने की इजाज़त दें। मेरे बच्चों की जानों को ख़तरा है। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ामिया जम्मू कश्मीर पुलिस और यहाँ का साबिक़ सीनियर वज़ीर चौधरी तारिक फ़ारूक किसी भी वक्त मुझे, मेरे बच्चों और मेरे शोहर को कत्ल कर देंगे। तो इसलिए मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी से ये कहना चाहती हूँ कि वो जो है हमें हमारी रियासत में आने की इजाज़त दें, हमें प्रोटेक्शन दें। मारिया ताहिर मोदी जी से अपील कर रही हैं। वो कह रही हैं कि उनकी जान को यहाँ अब ख़तरा है और वो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में आना चाहती हैं अपनी पनाह के लिए, अपने बच्चों की और अपने खामद की और अपनी हिफाजत के लिए। वो उस यूनियन टेरिटरी में जाना चाह रही हैं जिस यूनियन टेरिटरी के बारे में पाकिस्तान इतना नेगेटिव प्रोपेगेंडा करता है कि वहां भारत जुल्म कर रहा है, भारत रेप कर रहा है, फौज भारतीय सेना के लोग रेप कर रहे हैं महिलाओं को, पता नहीं क्या गंद भला वो बोलते हैं। उस यूनियन टेरिटरी में वो औरत पनाह लेने के लिए तैयार है। एक मुसलमान महिला है, नौजवान है, 4 छोटे छोटे बच्चों की मां है, हर रोज सुबह उनको तैयार करके स्कूल भेजती है। तो मेरा अब यह सवाल है, पहला सवाल तो यह है कि यह कोई पहला वाकया नहीं है जहां हमारे पीओजेके के लोगों ने मोदी सरकार को पुकारा और डेस्परेशन में वसीम मलिक ने पुकारा था और लोगों ने पुकारा, और अब मारिया ताहिर ने आपको जिस तरह अर्ज किया है कि जब जिसके हाथ में भी हुकूमत की मशीनरी होती है इलेक्शन वही जीतता है, ये इनको पता है और वहां से ये नुकसान उठाएंगे। और मेरे ख्याल में ये पीटीआई जो जिस रवश पे चल पड़ी है, 2-3 खतरनाक जो नारे लगा रहे हैं, एक तो बाजवा साहब के खिलाफ गलत नारे, अमेरिका के खिलाफ गलत नारे, लोगों को गद्दार गद्दार कहा जा रहा है, इस्लाम का कार्ड उठाया जा रहा है। मैं हैरान हूं इस बात पे जिनकी आप बात कर रहे हैं। पिंडी से जो मिनिस्टर हैं, एक उन्होंने फेडरल मिनिस्टर, उन्होंने कल स्पीच इतनी गलत की है कि अगर कोई भी और करता वो इस तरह की तकरीर तो वो पिछले दौर में उठा लिया जाता था, उसको मौसम बेग बना दिया जाता था। उन्होंने ओपनली कहा है कि दहशतगर्दी भी होगी, हम तकरीब कारी भी होगी, और उन्होंने आखिर में कहा कि मैं निकलूंगा और मैं अपना नामूसे रसालत के नाम पर निकलूं। मैं हैरान हो गया था कि ये किस तरह की स्पीच है और किन को धमकियां दी जा रही हैं, कहाँ मैसेज भेजे जा रहे हैं। लेकिन अफसोस के साथ है कि ये लाडले थे, इनको बड़ा कौम ने भी बर्दाश्त किया, इदारों ने भी बड़ा बर्दाश्त किया। लेकिन अब मेरे ख्याल में अगर इनका प्रॉपर टाइम पर चेक एंड बैलेंस ना किया गया तो पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो गलत होगा, गलत रवश पे जा रहा है। 1.5 साल में जो ज़िमनी इलेक्शन हुए उसमें पीटीआई का क्या हशर हुआ वो सबके सामने है। नैब न्याजी गठजोड़ के जरिए मुखालिफिन के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए। इमरान खान ने पूरे मुल्क में मरासले की कहानी का ड्रामा रचाया। इमरान खान ने अदम एतमाद से पहले इत्तेहादियों से मुलाकात की, लेकिन उन्होंने किसी इत्तेहादी से भी उस खत का जिक्र नहीं किया। इमरान खान मुल्क और इदारों को तबाह करना चाहते हैं। उन्होंने मुल्क की जड़ों को खोखला करना शुरू कर दिया। जी इम्पोर्टेड हुकूमत तहरीक इंसाफ की थी जिसको यहूदियों की तरफ से पैसा आता था।
अच्छा, मुत्तहदा हुकूमत तश्कील हो चुकी है और अब शहबाज शरीफ अपनी काबीना बनाने भी जा रहे हैं और वजीर खारिजा के तौर पर बिलावल का नाम लिया जा रहा है। अच्छा, दूसरी जानिब बैनुल अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की मईशत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। जो जारी की गई इनकी रिपोर्ट, इसमें कहा गया है कि सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस जो मुल्क की मईशत है वो मुतासिर हो सकती है और रवा साल जारी खातों का खसारा 4 से बढ़कर 5% हो सकता है। इस सब शहबाज शरीफ ने मुआशी माहिरीन को हंगामी बुनियादों पर सिफारिशात की तैयारी का हुक्म दिया है और नेशनल इकनॉमिक काउंसिल भी बना दी है। तो इस हुकूमत के लिए आपका क्या मशवरा है? मौजूदा हालात में कौन से ऐसे इक़दाम हैं जिसको फौरी करने की ज़रूरत है? देखिए, थैंक यू वेरी मच, आपने मौका दिया। देखिए, बात यह है कि जिस तरीके से मतलब फ्रेजिलिटी के साथ मतलब ये कम्बिनेशन है बहुत सारी पार्टीज का और जिस टाइमिंग में ये आए हैं, तो मैं नहीं समझता कि शहबाज शरीफ साहब कोई ऐसा कदम उठा सकते हैं जो पाकिस्तान की मईशत को मजबूत बुनियादों पर खड़ा कर सके। और जिस पोजीशन में पाकिस्तान की मईशत आज है, ये उसमें जो आपको मेजर चाहिए सही करने के लिए वो बिल्कुल गैर मकबूल होंगे, वो अनपॉपुलर मेजर्स होंगे। वरना इंडिया ने तो पाकिस्तान पर हमला करने के लिए फ़ौजों की पेशकदमी में हुक्म जारी कर दिया था। पाकिस्तान टूट फूट चुका था, एयरफोर्स ख़त्म, बहरी फोर्स ख़त्म, हमारी अफवाज का डीमोरलाइज, याहिया खान वैसे गायब हो गया। इन्हें यहाँ तक मैं खुद मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में था, मैं आपको बताता हूँ, बाकायदा इंस्ट्रक्शन थी कि वो कोई किसी बारे में भी इंडिया के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की जाएगी। नमस्कार दोस्तों, अब कोई भी एक देखिए इंटेलिजेंट या फिर इंटेलिजेंट की भी ज़रूरत नहीं है। अगर कोई सयाना पाकिस्तानी ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि भाई 1947 से लेकर हम अभी तक कितनी लड़ाइयाँ लड़ चुके हैं। देखिए, फुल फ्लैज वॉर भी 3-4 हो चुकी है, उसके अलावा छोटा मोटा भी चलता रहता है। तो क्या पाया आखिरकार पाकिस्तान ने? देखिए, इंडिया ने बहुत कुछ पाया है, ठीक है, इंडिया ग्रोथ करता रहा है। ये बात अलग है कि अगर इस टाइप की सिचुएशन ना होती तो इंडिया और भी ग्रो कर लेता, उसकी ग्रोथ और भी ज़्यादा होती, लेकिन इंडिया यहाँ पर रुका नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखिए तो क्या पाकिस्तान ने क्या पाया? कुछ नहीं पाया। वो जो अमेरिका से पैसा आता था उसके अंदर करप्शन होता था। अब करप्शन के बाद जो पैसा बचता था, दोनों करप्शन करते थे, गवर्नमेंट भी करती थी और आर्मी भी करती थी। और उसके बाद जो पैसा बचता था उससे यहाँ पर थोड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की यहाँ पर ट्राई की गई पाकिस्तान के अंदर। लेकिन आखिरकार उन्होंने इंडिया के साथ, देखिए, ट्रेड होता 1947 से कंटिन्यूस ट्रेड होता, रिश्ते अच्छे होते, तो उसका जो इंडिया का बेनिफिट है ना, वो पाकिस्तान को भी मिलता। ये बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। बड़ा इट इज़ अनफॉर्चुनेट, आप देखें आज हम सकूते जूनागढ़ की बात कर रहे हैं, सकूते ढाका की हम बात दिसंबर के महीने में हर साल अब करते आए हैं। मकबूजा कश्मीर, सर क्रीक का मामला अपनी जगह है, कश्मीर में बड़े हिस्से पर भारत काबिज हो गया। वी बीन ऑन द लूजिंग एंड। हम क्या वजूहात हैं कि जूनागढ़ तो बहुत बिगिनिंग में ही हम नहीं अपने साथ शामिल ही नहीं कर पाए, उस वक्त ज़ाहिर स्ट्रेंथ नहीं थी। बाद में सकूते ढाका का होना, वो भी जोग्राफियाई एतबार से एक दूरी थी, एक मामला था। फिर कश्मीर पर काबिज हो जाना, और आपने जिस तरह से पहले अपनी गुफ्तगू में फरमाया कि कश्मीर का भी हम जिक्र करते हैं लेकिन बराए ना, और ये रियलिटी है, अब भी एक स्टेटस उसका तब्दील हो गया। क्या वजह है कि हम ये बीन ऑन द लूजिंग एंड, या हम अपना इलाका गंवाते रहे हैं और अब भी ये मामला थमा नहीं है? हमारा दुश्मन आज भी चाहता है कि बलूचिस्तान को हमसे अलहदा कर दिया जाए। वो कराची के हवाले से माजी में क्या प्लान्स बनते रहे हैं, तो पाकिस्तान को तोड़ने के दर पे हैं। ये अफवाज पाकिस्तान हैं, पाकिस्तान के दीगर इदारे हैं जो इसकी सालमियत के ज़ामिन है, लेकिन फिर भी हमने बहुत कुछ खोया सर। बदकिस्मती से ये हुआ कि जो हमारा मशरक़ी पाकिस्तान का जो साना हुआ, सकूत मशरक़ी पाकिस्तान के बाद हमारी लीडरशिप जो थी उनके अंदर एक हौसला ख़त्म हो गया, या उनके अंदर एहसास कमतरी के मतलब हो गए। उन्होंने इंडिया की ज़हरन तो नहीं लेकिन अंदरूनी तौर पर इंडिया की बालादस्ती को तस्लीम ही कर लिया। लेकिन इसके साथ साथ आप ये देखें कि 1965 की जंग एक फ़ैसला कुन जंग होने वाली थी। वो बड़ा एक जबाल्टर ऑपरेशन हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन बहरहाल उसमें हमें नाकामी हुई, हम अपने मकसद में कामयाब ना हो सके। मुल्क की दिफा तो कर लिया, लेकिन इसके साथ रन ऑफ कच्छ की जंग हुई, उसमें भी पाकिस्तान ने अपना काफ़ी जो है अपना मामलात को तय रखा। 1965 की जंग के बाद जो 1970 का जो दरमियान का जो अरसा आया, इसमें हमारी लीडरशिप कमज़ोर होती चली गई। अब 65 की जंग के बाद आवाम का जज्बा ख़त्म हुआ। और इसके बाद सबसे बड़ी अहम बात ये देखें कि जब ये ईस्ट पाकिस्तान का अफसाना होगा
तो आपको ये वेस्ट पाकिस्तान को जो बाकायदा इसकी सालमियत ख़तरे में पड़ी, तो उसको अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होता है ना, वो तो जिसको चाहे ताकत दे दे, तो आपको मानना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट निक्सन ने आपको वेस्ट पाकिस्तान बचाया, वरना इंडिया ने तो पाकिस्तान पर हमला करने के लिए फ़ौजों की पेशकदमी में हुक्म जारी कर दिया था। पाकिस्तान टूट फूट चुका था, एयर फोर्स ख़त्म, बहरी फोर्स ख़त्म, हमारी अफवाज का डीमोरलाइज, याहिया खान वैसे गायब हो गया, वरना वेस्ट पाकिस्तान ख़तरे में पड़ चुका था 16 दिसंबर के बाद। और इसके साथ साथ ये हुआ है कि 1970 में आ गया, मार्शल लग गया, मार्शल लगने के बाद जनरल याहिया खान के जो है वो इलेक्शन में मामला हो गया, फिर मुजीब उर रहमान को इक़्तिदार नहीं दिया, उसके साथ साथ भी इन्होंने अपनी अंडरस्टैंडिंग जो थी वो जो है वो लूज़ की। तब मशरक़ी पाकिस्तान के जाने के बाद पाकिस्तान आप असूली तौर पर इंतहाई कमज़ोर स्टेट की तरह उठा। जुल्फ़िकार भुट्टो साहब आए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, नया पाकिस्तान नारा लगाया, यानी हर हुकूमत में जो भी आया नया पाकिस्तान पे। नया पाकिस्तान किस बात की बात करते हो कि आप नया भारतीय वजूद बना रहे हो, वो भी नया पाकिस्तान। अब उसके बाद आप आगे चलें, अब इस शिमला एग्रीमेंट होगा। शिमला एग्रीमेंट में हमने सबसे बड़ी अहम बात ये हुई कि अपने जहाँ और मामला अभी तक छुपा हुआ मामला बताते हैं लोग, शिमला एग्रीमेंट में इन्होंने खुफिया तौर पर, इंतहाई सीक्रेट के तौर पर कारगिल इंडिया को दे दिया। 1972 तक कारगिल पाकिस्तान का हिस्सा था, किसी ने नहीं पूछा जी, कारगिल इंडिया के हवाले कर दिया। वादी लीपा की इंतहाई अहम चौकियाँ इंडिया के हवाले कर दी, जो उसने कहा इंदिरा गांधी ने। बाहर आके निकला कि जो हमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, बहुत बड़ी, लोगों को बेवकूफ़ बनाना था हमारे लीडरों का दाएँ हाथ का खेल है वो, जनाब उन्होंने वो कर दिया। इसके साथ साथ आइन बना, इसके बाद सब कुछ हो गया। फिर बलूचिस्तान में मामला आपने सही फरमाया, बलूचिस्तान की जब हमारी कमज़ोरी चलती चली गई तो बलूचिस्तान पर भी मुदाखलत शुरू हुई। इसी तरह हमारे पख्तूनख्वान के नारे भी लगते चले गए पाकिस्तान के बारे में। अब यह है कि जूनागढ़ पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से हट गया शिमला एग्रीमेंट के बाद, बिल्कुल ज़हर है। इन्हें यहाँ तक है, मैं ख़ुद मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन में था, मैं आपको बताता हूँ, बाकायदा इंस्ट्रक्शन थी कि आपने कश्मीर के बारे में कोई जिक्र नहीं करना। अच्छा, बाकायदा आती हुक्म था, बाकायदा ऑर्डर जारी किए गए थे कि कोई कश्मीर के बारे में बात नहीं होगी। चौधरी गुलाम अब्बास, ये सब मामला जो थे वो दाएं बाएं कर दिए गए। और आप हैरान होंगे, ये बहुत संगीन बात है कि अगर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में आप थे और आप कह रहे हैं कि उस वक्त के वज़ीर आज़म की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन थी कि कश्मीर पर कोई बात बहुत नहीं, बस सिर्फ एक वज़ीर ख़ारजा बात करेगा और कोई बात नहीं करेंगे। एक बात हुई। और दूसरी बात ज़िया-उल-हक साहब ने की। ज़िया-उल-हक के दौर में ये हुआ कि जनाब जो बड़े बड़े जो ड्रामे इंडिया के ख़िलाफ़ हमारे उस ज़माने के जो राइटर थे महबूब वतन, वो ड्रामे लिखते थे, अफसाने लिखते थे, वो सब बंद कर दिए गए कि वो कोई किसी बारे में भी इंडिया के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की जाएगी। तो 1980 में हुआ ये मामला। तो सर इसकी क्या वजूहात क्या थी? ये वही शिमला एग्रीमेंट और जो एक अंडरस्टैंडिंग बस अक़वाम मुत्तहिदा तो फिर दरमियान में नहीं आती, लेकिन खुद ही अपने अंदर से इन्होंने एक पीस का नाम निहाद नारा कि हम बड़े पुरम। अब सबसे बड़ा नुकसान आपको बचाया नवाज शरीफ साहब ने। उन्होंने बिल्कुल ही रही सही कसर निकाल दी कि जनाब ये तो छोटी सी पतली सी बॉर्डर है, इस पर इधर आए बाएं जाएं दाएं जाएं, है कि वो भी आलू पालक खाते हैं, हम भी आलू पालक खाते हैं। उन्हें सारी नज़रियाती असास ही ख़त्म कर दी। नहीं सर, ये इसके पीछे क्या महरक़ात, ये कारोबारी हो सकती हैं, ये अमन की एक ख्वाहिश हो सकती है, ये एजेंडे पे किसी के होना है। हम आज भी बात करते हैं कि वो जी हिंदुस्तान की बातें बोल रहे हैं, पाकिस्तान फ़ौज को डैमेज कर रहे हैं। इसके पीछे मंतक क्या है, लॉजिक क्या, आप अपने वसीतर तजर्बे की बुनियाद बस इनके एक तो इनके अंदर जो है, एक तो ठीक है हमें बैनुल-अक़वामी तौर पर भी इस पर दबाव होता है बड़ी ताकतों का कि भाई आपको बस जो कुछ हो गया आप अपने खामोशी से अपना काम चलाते रहे, वो भी दबाव भी है इनके ऊपर। फिर इसके बाद उनके अंदर भी विल पावर भी ख़त्म हो गई, जज्बा होता है ना उठाने के, आवाम को उठाने का जज्बा भी ख़त्म हो गया। डॉक्टर साहब एक रियलिटी, ये तो बड़ी रियलिटीज़ जो दिलशाद साहब ने बताई ये हैं, दीज आर द बिटर रियलिटीज़, मैं इनको कहूँगा। अब अच्छी बात यह है कि नाउ वी आर ऑन द राइट ट्रैक, दोबारा से एक जज्बा, वलवला, एक अज़्म, एक हौसला, ये तमाम तर चीज़ें हैं। आज हम बात कर रहे हैं जूनागढ़ की, और भी जगहों से बात हो रही होगी, और अब पाकिस्तान रिक्लेम कर रहा है वो तमाम तर चीज़ें जो उसका हक बनता है। और इस बात की बड़ी तकलीफ़ भी है हमारे पड़ोसी मुल्क को। नॉट टू फॉरगेट सर, हमारे अंदर तो अभी चंद अनासिर हैं जो कहीं बलूचिस्तान या पख्तूनिस्तान या कोई ऐसे पैसे लेके जो मुहिब वतन नहीं होते और चंद नारे बुलंद कर देते हैं। पड़ोसी मुल्क की बात करें, हमारा दुश्मन मुल्क है, वहाँ पर कितनी ज़्यादा अलहदगी की तहरीकें मुसलसल चल रही हैं, कितने लोग तंग हैं, क्या ज़्यादतियाँ हैं, क्या वजह है कि वो 70 साल में इंटैक्ट है
और कुछ रियासतें अलहदा नहीं हुई, टूटी नहीं, और उसका इंटैक्ट, इतनी बड़ी मुल्क होने के बावजूद इंटैक्ट रहने की क्या वजूहात हैं? हिंदुस्तान ने ये किया कि उन लोगों को उनकी जो रूट्स हैं उनको अटैक किया, उनकी रूट्स डिग आउट की और फिर उनको मेन धारे में लाए।